नमस्कार, राम राम। डॉक्टर अमित एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। केस स्टडीज के इस सीरीज में आज हम लोग 2018 के जो क्वेश्चंस हैं केस स्टडीज के वो डिस्कस करेंगे। और आज इम्पोर्टेंट हम केस स्टडी डिस्कस करेंगे। असल में वो केस स्टडी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं स्नोडेन के मुद्दे की बात कर रही हूँ जो आपकी छठी केस स्टडी होने वाली है। लेकिन विसल ब्लोइंग प्रोटेक्शन एक्ट ये मुद्दा इंपॉर्टेंट है, तो आज हम इसे डिस्कस करने वाले हैं। हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे कई बार रूल्स और प्रोसीजर को फॉलो करने में आपके सामने एक बहुत बड़ा नैतिक द्वंद्व आता है, करुणा का या मानवता का। हम ये देखेंगे कि कई बार कैसे पर्यावरण नैतिकता बनाम आर्थिक नैतिकता एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं। तो इस सीरीज में शुरू करते हैं हमारी पहली केस सॉलिड वेस्ट। पर लोग नहीं जानते हैं कि केसेस क्या हैं। केसेस एक मेरिट्स मतलब बताइए, प्रश्न वायलेशन ऑफ लॉ एस्पोनेज एक्ट, नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज, और उन्हें बोला गया था कि इफ दे निर्णय लिया जाता है दैट एक्ट। तो इसके साथ ही आज की केस स्टडीज की शुरुआत करते हैं। Then it is a violation of law एस्पोनेज एक्ट। तो पहली केस स्टडी हमारे सामने ये है। That's all for the today's class. एक जिला स्तरीय अधिकारी है और यहाँ पे हमारी अगली केस राकेश क्या है, एक कलेक्टर है। जिला स्तरीय अधिकारी वही होते हैं आमतौर पे। तो चलिए एक बार इसको पढ़ते हैं फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं। राकेश एक जिम्मेदार जिला स्तरीय अधिकारी हैं जिसे अपने उच्च अधिकारियों का विश्वास प्राप्त है, और क्योंकि वे बहुत ही जिम्मेदार अधिकारी हैं तो उन्हें यह काम दिया गया है कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य देखभाल योजना के तहत लाभार्थियों की पहचान करना। जो लाभार्थी हैं वो होने का मानदंड क्या है? 60 वर्ष या उससे अधिक की आयु होनी चाहिए, आरक्षित समुदाय से संबंधित होना चाहिए, प्रति वर्ष 1 लाख रुपए से कम पारिवारिक आय होनी चाहिए, उपचार के बाद रोग का निदान जीवन की गुणवत्ता में अंतर लेकर आए। अभी पहले देखते हैं ये केस स्टडी क्या कह रही है। स्टडी कहती है कि आप राकेश हैं और आप जिला स्तरीय अधिकारी, यानी कि अमूमन आप एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं। वैसे भी ज्यादातर जो केस स्टडीज हैं उसमें आपको एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में सोचना होता है। तो आप एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं और आपको सरकार द्वारा एक वरिष्ठ नागरिकों के लिए, ओल्ड एज जो पीपल हैं उनके लिए एक हेल्थ स्कीम चलाई जा रही है। और उस हेल्थ स्कीम का लाभ किसे मिलेगा, फायदा किससे मिलेगा, उन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए, आइडेंटिफाई करने की जिम्मेदारी, आइडेंटिफाई करने का काम सौंपा गया है। साथ में आपको ये भी बताया गया है कि ऐसे में जो लाभार्थी हैं, जो बेनिफिशियरीज हैं, उनको 4 मानदंड मतलब 4 पैरामीटर्स पे आपको बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई करना है, आपको लाभार्थियों की पहचान करनी है। पहले तो उनकी जो आयु है वो 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। दूसरा कि वो एक स्पेसिफिक समुदाय के होने चाहिए, यानी कि जो ये स्कीम है ये सबके लिए नहीं है, ये किसी समुदाय विशेष के लिए चलाई जा रही है। तो और तीसरा ये है कि उनकी जो वार्षिक आय है, प्रति वर्ष आय, वो 1 लाख से कम होनी चाहिए, यानी कि जो अत्यंत गरीब और परिवार के जो लोग हैं उनके लिए यह योजना चलाई जा रही है। इसके अलावा उपचार के बाद रोग का निदान जीवन की गुणवत्ता में सकारात्मक अंतर लाए। जैसे उदाहरण स्वरूप कि अगर आप 60 से ऊपर किसी के ऐसी बीमारी का इलाज करवाते हैं लेकिन उससे उनके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें किसी प्रकार का कोई भी उन्हें लाभ नहीं मिल रहा है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव नहीं हो रही है, वो नहीं बदल रही है, तो वो बेनिफिशियरी नहीं होगी। ठीक है, तो ये 4 हमारे सामने विकल्प मतलब मानदंड हैं, पैरामीटर हैं, जिनके बेसिस पे स्कीम को के लाभार्थियों को देखा जा सकता है, आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ठीक है, तो अब आगे क्या होता है कि एक दिन एक वृद्ध दंपत्ति अपने आवेदन के साथ राकेश के कार्यालय में आते हैं। बूढ़े हैं, पति पत्नी वो आते हैं। वो जन्म से उसके जिले के एक गांव के निवासी हैं, यानी वो वहां के डोमिसाइल हैं। वृद्ध व्यक्ति में
एक दुर्लभ स्थिति का निदान किया गया है, मतलब कि उसे एक बहुत ही रेयर बीमारी है जिसके बीमारी क्या है कि उसकी बड़ी आंत में रुकावट है, जिसके कारण उसके पेट में गंभीर दर्द हो रहा है। तो यानी कि उसकी बड़ी आंत में रुकावट है और दर्द हो रहा है, और इसलिए वो कोई भी शारीरिक श्रम नहीं कर सकता। यानी कि वृद्ध दंपत्ति हैं तो अमूमन हम मान सकते हैं कि उनकी आयु 60 वर्ष से अधिक होगी, और उनके एक रेयर बीमारी है। तो दूसरा ये है कि उनको एक रेयर बीमारी है, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है। और हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम क्या है कि उनकी जो बड़ी लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें बैरियर है, रुकावट है, जिसकी वजह से उनके पेट में दर्द होता है। तो हमें ये भी पता चल रहा है कि उनकी कोई संतान नहीं है, यानी कि केवल वो दंपत्ति हैं जो एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं, दोनों बूढ़े हो चुके हैं। अब जिस विशेषज्ञ सर्जन से उन्होंने संपर्क किया है वो बिना किसी फीस के सर्जरी करने को तैयार है, क्योंकि ये गरीब हैं तो इनकी हालत देखते हुए इन्हें फ्री सर्जरी तो मिल रही है, लेकिन दंपत्ति को दवा, अस्पताल में भर्ती होने आदि जैसे आकस्मिक खर्चों का वहन करना होगा, जो लगभग 1 लाख रुपए तक आएगा। तो सर्जन ने कहा है कि मैं फ्री में आपका इलाज कर दूंगा, और लेकिन समस्या ये है कि सर्जन फ्री में इलाज तो कर देंगे, पर ऑपरेशन के बाद जो खर्चे होंगे, दवाइयों का खर्चा हुआ या हॉस्पिटल में एडमिट होने का, वो उन्हें लेना पड़ेगा। पर वो बूढ़े बेचारे इतने गरीब हैं कि उनके पास उसके लिए भी पैसे नहीं है, क्योंकि इसमें लगभग 1 लाख रुपए आएगा, और 1 लाख रुपए वो कहाँ से लाएं, क्योंकि जो बूढ़ा व्यक्ति है, जो वृद्ध हैं, वो तो काम कर नहीं पाते, औलाद उनके कोई है नहीं। ऐसी परिस्थिति में राकेश के सामने ये अब एक दुविधा क्या आती है कि दंपत्ति सारे मानदंडों पे सही चल रहे हैं, मतलब सही सही आप उनको पूरा कर रहे हैं, सही चल रहे हैं, नहीं मतलब सभी मानदंड पूरे कर रहे, सभी पैरामीटर्स पे खरे उतर रहे हैं। यानी कि वो 60 वर्ष से ऊपर की आयु के भी हैं, उनकी साल की जो इनकम है, आय है, वो 1 लाख से कम भी है। अगर ये ऑपरेशन होता है तो उनके जीवन की गुणवत्ता पे बहुत बड़ा प्रभाव भी पड़ेगा, क्योंकि केवल वो दो ही हैं एक दूसरे का ध्यान रखने के लिए और कमा कर खाने के लिए। लेकिन जिस समुदाय की बात की गई है, ये दंपत्ति उस समुदाय से नहीं है, ये दंपत्ति उस समुदाय से नहीं, केवल यहां पे समस्या है। तो अब अगर आप राकेश के स्थान पर हैं तो ऐसी परिस्थिति में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, ये हमारे सामने केस स्टडी है, हमारे सामने ये प्रश्न है। देखिए, समझिए कि आप राकेश के जगह पे हैं। जब अब ये वृद्ध आपके पास आते हैं तो आपके पास दो तरीके के रास्ते यहां पर हैं। क्या हो सकते हैं, चलिए देखते हैं। और मैं आज ये दोनों ही तरीके के रास्तों को आपको बताऊंगी कि वो कैसे जस्टिफाइड है या नॉन जस्टिफाइड है। जैसा हम करते हैं ना कि क्या इस तरीके से इस सिचुएशन में राकेश क्या कर सकता है, ये हमारे पास प्रश्न है। तो देखो, सबसे पहले तो चूंकि राकेश में प्रोबिटी है, ना, पूर्ण ईमानदारी का भाव है, संस्था के प्रति शुचिता है, अत्यंत ईमानदारी की प्रकाष्ठा है, प्रोबिटी है उनके अंदर वस्तुनिष्ठा है, ऑब्जेक्टिविटी है। तो वो चेक करते हैं कि 4 मानदंड हैं और एक मानदंड पूरा नहीं हो रहा है तो उन्हें योजना के तहत लाभ नहीं दिया जा सकता। और मान लीजिए कि वो वृद्ध दंपत्ति से कह देते हैं कि माफ कीजिए, आपको यह लाभ नहीं मिल सकता, और उनकी जो एप्लीकेशन है उसे रिजेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम, सबसे पहला रास्ता जो इनके पास है कि वे नियमों का पालन करें और वृद्ध दंपत्ति की जो एप्लीकेशन है उसे खारिज कर दें। जब राकेश ऐसा करता है तो यहाँ पे हमें ये समझ में आता है कि राकेश वस्तुनिष्ठता के सिद्धांत का, ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल का पालन कर रहा है। उसका कर्तव्य उसे ना केवल जो एंड है, जो लक्ष्य है, उसकी इंटीग्रिटी बनाने की बात करता है,
बल्कि प्रोसीजरल इंटीग्रिटी यानी कि प्रक्रियात्मक सत्यनिष्ठा, प्रक्रियात्मक सत्यनिष्ठा, प्रोसीजरल इंटीग्रिटी, वो भी मेंटेन कर रखने की बात करता है। तो यहाँ पे अगर वो मना कर देते हैं तो वो अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। दूसरा, देखिए आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जब ये स्कीम बनाई होगी तो कुछ असेसमेंट किया होगा, कुछ डाटा कलेक्ट किया होगा। हो सकता है कि इस स्कीम का जब डाटा कलेक्ट किया गया हो तब ये पाया गया हो कि 60 वर्ष से ऊपर के एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग हैं जिन्हें ज्यादा सहायता की जरूरत है, जो ज्यादा गरीबी रेखा के नीचे हैं। और आप जानते हो कि सरकार के पास संसाधन हमेशा सीमित होते हैं। तो हो सकता है कि इस स्कीम का एक मेन ऑब्जेक्टिव ये हो कि जो उस पर्टिकुलर कम्युनिटी या लोकल समुदाय है उसकी मदद करी जाए। तो ऐसे अगर आप इन दंपत्ति को, जो कि उस समुदाय का हिस्सा नहीं है, उन्हें अगर आप इस स्कीम के तहत उनकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेते तो ऐसे तो आपके सामने और दंपत्ति आ सकते हैं जिन्हें सहायता की जरूरत हो। तो इस तरीके से तो फिर मानदंडों के होने का मतलब ही क्या है? क्यों पैरामीटर्स फिक्स करे गए हैं? क्या ये पैरामीटर्स फिक्स करते हुए आंकड़े नहीं देखे गए होंगे? तो आपको अपने इंस्टीट्यूशन पे जिस बेसिस पे योजना बनाई गई है उनकी तार्किक और बौद्धिक क्षमता पे, उनकी रैशनैलिटी पे भरोसा करना चाहिए। और उनकी रैशनैलिटी पे भरोसा करते हुए आप नियमों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दर्शाएंगे। और आप कह सकते हैं कि मैं जो वृद्ध दंपत्ति हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि चूंकि वो एक स्पेशल कम्युनिटी का हिस्सा नहीं है तो उन्हें मदद नहीं दी जा सकती। अब मान लीजिए कि आपके ऐसे कहते ही वो बेचारे बूढ़े दंपत्ति रोते रोते अपने घर को चले गए। आपको पता चलता है कि रात में जो वृद्ध है उनके पेट में जोर से दर्द हो गया और यहाँ आपकी कौनसी आपकी अंतरात्मा वो आपको सवाल करने लगती है। वो आपसे कहने लगती है कि अरे क्या मतलब है कि आप इतनी बड़ी पोस्ट पे हैं, मतलब आप एक गरीब की मदद नहीं कर सकते, आप गांधी जी के सर्वोदय की अनुपालना नहीं कर सकते, अंत्योदय की अनुपालना नहीं कर सकते, तो क्या मतलब है इतनी शक्ति के होने का और इस तरीके से लोगों के लिए शपथ लेने का? क्या मतलब है इन चीजों का? तब आपकी अंतरात्मा आपको फोर्स करेगी कि ठीक है, मुझे कुछ ऐसे विकल्प तलाशने चाहिए कि नियम भी बच जाएं और उस बूढ़ी दंपति की सहायता भी हो जाए। तब यहां से निकल कर आता है दूसरा ऑप्शन। और दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन है कि अतिरिक्त अल्टरनेटिव, जो अदर अल्टरनेटिव है, विकल्प, उनकी खोज करना। अब ये विकल्प क्या हो सकते हैं? देखिए, यहां पर सबसे पहले तो आपके लिए जरूरी है कि जो दंपत्ति है उसने जो भी दस्तावेज जमा कराए हैं, आप उन दस्तावेजों की जांच सुनिश्चित कीजिए ताकि आपको उनकी वास्तविक स्थिति का सही अंदाजा लग जाए। आपको ये पता चल जाए कि क्या मेडिकल कंडीशन है, कि मेडिकल कंडीशन क्या है, कितनी सीरियस है, इलाज से कहां तक सहायता हो सकती है। और दूसरा, आपको उनकी आर्थिक स्थिति का भी पता चल जाए, इकोनॉमिक कंडीशन का भी पता चल जाए। जब आप दस्तावेजों की गहन जांच करवाएं और जब आपको पता चल जाए कि मतलब मान लीजिए यहाँ पे हाइपोथेटिकली सब कुछ ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, सारे दस्तावेज पूरे हैं, तब आप अपने एंड से जो एक चीज कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि जो भी उनके दस्तावेज हैं
उनके सत्यापन में आप मतलब अपने पर्सनल लेवल पे इंटरफेयर करके दस्तावेजों की अच्छे से जांच करवा के उनके सत्यापन में तेजी लाए, ताकि अगर और कोई ब्यूरोक्रेटिक हर्डल है, कोई नौकरशाही अड़चन है, तो उसे दूर किया जा सके, किसी और नौकरशाही अड़चन को दूर किया जा सके। तो कम से कम आप इतना तो सुनिश्चित कर सकते हैं कि ठीक है, डॉक्यूमेंट पूरे हो चुके हैं और पूरे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुके हैं, उनका सत्यापन हो चुका है। अब एक बार जब आपके पास डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाए, उनका सत्यापन हो जाए, फिर क्या किया जा सकता है? फिर कुछ जो विकल्प आपके पास बचते हैं, तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि क्या कोई और, मतलब आप अगर जिला अधिकारी हैं तो आप ये देख सकते हैं कि क्या कोई और अल्टरनेटिव स्कीम या वैकल्पिक योजना आपके राज्य में या जिले में चल रही है, जिसके तहत आप इस दंपत्ति को सहायता दे सकें। मान लीजिए कि आपको ऐसी योजना मिल जाती है, मान लीजिए कि आयुष्मान भारत या प्रधानमंत्री आरोग्य योजना, ये क्योंकि केस स्टडी पुरानी है, हम अल्टरनेटिव्स देख रहे हैं कि मान लीजिए आपको पता चल जाता है कि जो ये दंपत्ति है, ये बेनिफिशियरी हैं आयुष्मान भारत के और प्रधानमंत्री आरोग्य योजना के तहत, ठीक है। तो क्योंकि उसमें प्रधानमंत्री आरोग्य योजना में अब जो अपडेट हुई है, उनके अनुसार पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का जो खर्चा है वो भी उसके अंदर कवर होता है। पहले शायद ऐसा नहीं था, अगर मुझे सही याद आ रहा है तो आप इस तरीके से और वैकल्पिक परियोजनाएं जो स्वास्थ्य के लिए चल रही हैं या गरीबों के लिए चल रही हैं, क्या उन परियोजनाओं से किसी तरीके की सहायता करी जा सकती है, आप पहले ये देखेंगे। अगर ऐसी कोई योजना है तो आप उस दंपत्ति का उस योजना के तहत नामांकन कर देंगे, और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर नियम भी बच जाएंगे, नियमों की प्रतिबद्धता भी सुनिश्चित हो जाएगी और वो दंपत्ति की सहायता भी, वृद्ध दंपत्ति की सहायता भी हो जाएगी। तो फिर आप आराम से सो सकते हैं, आराम से आपकी अंतरात्मा जो है, आपकी सत्य निष्ठा बनी रहती है और आपकी अंतरात्मा भी कहती है कि ठीक है, आपने एक अच्छा काम करा। लेकिन मान लीजिए ऐसा नहीं हो पाता है, आपको कोई ऐसी वैकल्पिक परियोजना नहीं समझ में आती है, नहीं पता चलती है, तब आपके पास क्या रास्ता है? तब जो एक काम आप कर सकते हैं, जो चीज कि जो ये नियम है, जो नीति है, हेल्थ स्कीम है आपके पास, आप इसका गहन अध्ययन करें, इसकी आप डिटेल्ड स्टडी करें, और डिटेल्ड स्टडी करते हुए आप एक दो चीजों को देख सकते हैं कि क्या इसमें कोई ऐसा एक्सेप्शनल क्लॉज है। एक्सेप्शनल क्लॉज का मतलब कोई अपवाद वाला कुछ बिंदु है जिसके तहत कि अगर 4 में से 3 मानदंड पूरे हो रहे हैं तो इसका लाभ दिया जा सके। तो अगर ऐसा कोई अपवाद आपको मिल जाता है तो उसके तहत आप दंपत्ति की सहायता कर सकते हैं। या आप ये ध्यान देखें कि क्या आपके पास कोई विवेकाधीन शक्ति है, आपके स्तर पे कोई विवेकाधीन शक्ति है इस योजना के तहत। अगर आपके स्तर पे कोई विवेकाधीन शक्ति है कि कुछ मतलब है ना, एक्सेप्शनल केसेस में आप अपने हिसाब से, चाहे कुछ मानदंड ना पूरे हो रहे हैं तो भी आप किसी को लाभार्थी बना सकते हैं, तो आप अपनी डिस्क्रिशनरी या विवेकाधीन शक्तियों का इस्तेमाल करें। अब देखें कि क्या नियमों में ऐसा कुछ है, या फिर आपके पास मान लीजिए विवेकाधीन शक्ति नहीं है, आपके किसी वरिष्ठ अधिकारी के पास है। इस केस में मान लीजिए कि शायद जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनके पास ऐसी शक्तियां हैं कि वो थोड़े लाभार्थियों के लिए जो मानदंड है उसमें कुछ रिलैक्सेशन दे सके। तो आप चीफ सेक्रेटरी को, क्योंकि ये हायरार्की में आपसे ऊपर हैं, आप इन्हें मेल कर सकते हैं, आप इनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ऐसे ऐसे मेरे पास केस आया है, प्लीज आप इसका संज्ञान लेते हुए अपनी विवेकाधीन शक्तियों का इस्तेमाल कीजिए और इन्हें ये लाभ दिलवा दें।
तो आप अपने लेवल पे एक ये चीज कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि ये दोनों ही ऑप्शन काम नहीं आ रहे हैं, तब आपके पास क्या विकल्प बचता है? तो एक तो कोई और अल्टरनेटिव स्कीम, और ये दो, ये आपको क्लियर हो गए होंगे। फिर आपके पास एक विकल्प ये बचता है कि आप बाह्य एजेंसियों की सहायता लें, एक्सटर्नल एजेंसीज, जैसे कि सिविल सोसाइटी, एनजीओज या कोई और चैरिटेबल ट्रस्ट। और उनकी सहायता से जो दंपत्ति हैं उन्हें इलाज उनका सुनिश्चित करवाएं। 1 लाख रुपए जो है वो उनको जो चाहिए वो अनुदान आप दिलवा सकते हैं। और क्या किया जा सकता है? आप हॉस्पिटल से जहां का जो सर्जन है, जिन्होंने कहा है कि वो कोई किसी भी प्रकार की फीस लिए बिना ये ऑपरेशन कर देंगे, तो आप हॉस्पिटल से लिखित में अनुरोध कर सकते हैं, लिखित में अनुरोध कर सकते हैं कि कृपया करके इनके जो पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के जो खर्चे हैं उन्हें माफ कर दिया जाए। ठीक है, जो उनका शुल्क है, शुल्क माफी के लिए आप लिखित में अनुरोध कर सकते हैं हॉस्पिटल से। अब मान लीजिए ये ऑप्शन भी काम नहीं कर रहा है, तो आपके पास क्या विकल्प है? तो आखिरी जो आपके पास इस परिस्थिति में विकल्प बचता है वो है कि अपने निजी स्तर पे आप कुछ कोशिश करें। अब निजी स्तर पे कोशिश अगर आप हर केस में करने लग गए तो फिर तो आपका खुद का जीवन भी नहीं बचेगा, क्योंकि बहुत लोग हैं और जिनकी बहुत ही जेन्युइन समस्याएं हैं। तो अगर आप इसे एक कहते हैं ना रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस माने, रेयरेस्ट केस मान के कि मतलब यहाँ आपकी जो मतलब मानवता है, करुणा है, वो बिल्कुल चरम पर है, और आप इसे एक रेयरेस्ट केस माने और रेयरेस्ट केस मानकर आप यहाँ पे आपके जो पर्सनल निजी समूह हैं, जैसे आईएएस ग्रुप होते हैं, आईपीएस ग्रुप होते हैं, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, आप वहां अपने जो मतलब कलीग्स हैं, जो आपके मित्र हैं, उनसे आप अपील करें और कुछ पैसा इकट्ठा करके अपनी खुद की सैलरी से अपने जो सीनियर्स और जूनियर्स हैं उनके साथ इकट्ठा करके दंपति को दे दें। या फिर आप टेक्नोलॉजी का यूज करें और आप क्राउड फंडिंग की तरफ जाएं। जैसे ये चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं, आप लोगों ने कई बार यूट्यूब पे, फेसबुक, इंस्टा पे इनकी एड्स वगैरह भी देखी होंगी कि आप ये क्राउड फंडिंग का सहारा ले। क्राउड फंडिंग का सहारा लेने का मतलब है कि जो ये चैरिटेबल ट्रस्ट हैं वहां पे आप अपील करें और अपील करके इनसे कहे, लोगों से मतलब अपील करें दंपत्ति की, आप उन जो बात है वीडियो वगैरह बना के अपन पे डालें, ताकि उनके लिए जो राशि है 1 लाख रुपए की वो जुटाई जा सके। तो ये कुछ चीजें हो सकती हैं। ठीक है, ये आपके पास कुछ विकल्प है जो यहाँ इस परिस्थिति में उपलब्ध है। चलिए, तो यहाँ पे देख लेते हैं पीडीएफ में क्या है। वैसे तो लगभग हमने चीजें डिस्कस कर ली हैं और आप लोगों ने देखा होगा पीडीएफ से तो कुछ पॉइंट्स हमारे पास एक आधे ज्यादा ही होते हैं, कम नहीं होते हैं, पर फिर भी एक नजर मार लेते हैं। दंपत्ति के आवेदन और चिकित्सा सत्यापन मतलब दस्तावेजों की प्रमाणिकता आपको चेक करनी है। फिर आप उनसे मार्गदर्शन, मतलब हाँ ये भी एक पॉइंट है कि आप अपने सीनियर्स से कंसल्ट कर सकते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि भाई ऐसी मेरे सामने एक परिस्थिति आ गई है, आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए। ये मतलब जो डॉक्यूमेंट वाला हमने पहले पॉइंट दिया था उस पॉइंट के बाद ये पॉइंट डल सकता है। ठीक है, पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद अपने सीनियर्स से पूछे कि क्या अप्रोच होनी चाहिए, और उन्हीं से पूछते हुए मान लीजिए उनमें से ही कोई आपको ये अलग अलग सलाह दे रहा है कि भाई आप अल्टरनेटिव कोई पॉलिसी देख लो, या आप देखो आपके पास कोई डिस्क्रिशनरी पावर है, या आप इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस मानो,
तो ये एक चीज है। अपवादों का देखें कि स्कीम में कोई अपवाद है, फाइनेंशियल मतलब हेल्प के लिए कोई अल्टरनेटिव सोर्स जैसे एनजीओ और जरूरतमंद व्यक्तियों की सहायता वाले जो चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, और आप एडवोकेट कर सकते हैं हायर लेवल पे थ्रू प्रॉपर चैनल्स कि भाई ऐसे ऐसे ये दंपति है और इन्हें इस तरीके से सहायता की जरूरत है, मतलब वित्तीय स्थिति की भी जांच करें, वो वही बात है, हेल्थ की जांच करें, सेम पॉइंट। स्वास्थ्य देखभाल योजनाओं के भीतर धन की उपलब्धता का मूल्यांकन करें, ठीक है, ये वही पॉइंट्स हैं जो हमने डिस्कस करे हैं, एंड आई होप कि जो हमने क्लास में डिस्कस करे हैं वो आपको इजीली समझ में आ गए होंगे, उसमें आपको किसी तरीके का कोई भी डाउट नहीं होगा। तो चलिए चलते हैं हमारी अगली केस स्टडी की तरफ। आगे बढ़ते हैं और अब अगली केस स्टडी के बारे में देखते हैं। चलिए, मंत्रालय में आप मंत्रालय में एक वरिष्ठ अधिकारी के रूप में तैनात हैं, और क्योंकि आप मंत्रालय में हैं तो आपके पास आपकी पहुंच है महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय और सड़क निर्माण परियोजनाओं की, जैसे आगामी मतलब पहुंच है आपकी। इससे पहले कि उन्हें सार्वजनिक डोमेन में अधिसूचित किया जाए कि चूंकि आप एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में एक बड़े पद पे काम करते हैं, तो आपकी पहुंच ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन की तरफ होती है, जैसे कि कोई नया प्रोजेक्ट बनना है, कोई रोड बननी है, क्या नए विकास के काम होने हैं, क्या डील होनी है, उसमें आपकी पहुंच होती है, और आपको पहले ही पता चल जाता है पब्लिक डोमेन में ऐसी कोई बात आए बिना। तो इसी के तहत अब एक केस हमारे सामने आता है, मतलब आपको ये पता है कि अब जो हमारे सामने केस आने वाला है उसमें जो भी हो रहा है वो संस्था के स्तर पे हो रहा है, यानी लोगों को अभी तक उसकी जानकारी नहीं है। तो देखिए कैसे केस होता है, कैसे संभावनाएं बदलती हैं, और कैसे एक प्रोजेक्ट में हमें नौकरशाही का राजनीतिकरण, राजनीतिक दबाव और सार्वजनिक हित बनाम निजी हित जैसे नैतिक मुद्दे देखने को मिलते हैं। चलिए तो केस देखते हैं क्या हो रहा है। मंत्रालय जो है वो एक मेगा रोड प्रोजेक्ट बनाने की घोषणा करने वाला है। ठीक, मंत्रालय एक मेगा रोड प्रोजेक्ट बनाने की घोषणा करने वाला है, और उसके लिए चित्र की जगह ये तो ड्राफ्ट आप देख लीजिए, ड्राफ्ट ज्यादा बेहतर शब्द है कि ड्राफ्ट ऑलरेडी तैयार हो चुका है, और जिन्होंने ये ड्राफ्ट बनाया है उन्होंने बहुत अच्छा ड्राफ्ट बनाया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये ध्यान रखा है कि निजी पक्षों से न्यूनतम भूमि अधिग्रहण के साथ सरकारी भूमि का उपयोग करने के लिए पर्याप्त सावधानी बरती गई थी। तो जिन योजनाकारों द्वारा निजी पक्षों से न्यूनतम भूमि अधिग्रहण की जाए, ठीक है, तो इन्होंने ये कोशिश करी है कि जो ये रोड बन रही है, एक रोड बन रही है, ठीक है, अब इसको एक बार थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं ताकि हमको इजीली समझ में आ जाए। एक रोड बन रही है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। इस मेगा रोड प्रोजेक्ट के लिए हमारे पास एक ड्राफ्ट है, और उस ड्राफ्ट की क्या क्या अच्छाइयां हैं कि पहले कि निजी भूमि की जो प्राइवेट भूमि है उसका कम से कम अधिग्रहण हो, ठीक है, उसका कम से कम एक्विजिशन हो। अब अगर कम से कम एक्विजिशन होगा तो सरकार पर जो वित्तीय बर्डन, फाइनेंशियल बर्डन है, वित्तीय दबाव, वो भी कम होगा, पहली चीज। और दूसरा, यहाँ कोशिश ये करी गई है कि ज्यादा से ज्यादा सरकारी भूमि का इस्तेमाल हो, कम से कम अधिग्रहण करना पड़े, ज्यादा से ज्यादा सरकारी भूमि का इस्तेमाल हो। अब कम से कम अधिग्रहण करने में वित्तीय दबाव घटता है, और जो मतलब स्टे ऑर्डर वगैरह लगा के कई बार जैसे हम नहीं देना चाहते अपने लैंड, आपके जो अलग अलग ग्रुप्स के जो लोग हैं, जैसे मान लीजिए कि कहीं किसानों की भूमि हुई या कोई और भूमि हुई, उसका अधिग्रहण करना पड़ जाए, तो ये जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, लोगों का जो विरोध है वो भी कम होगा, तो योजना भी समय से पूरी हो जाएगी।
तो अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। निजी पक्षों के लिए जो मतलब जो अगर कुछ लैंड आपने एक्वायर करी भी है तो उनपे जो आपने कंपेंसेशन या जो मुआवजा रखा है उसकी दरें भी सरकारी नियमों के अनुसार तय करी गई थी। और इस बात का भी ध्यान रखा गया था कि ऐसी प्रयोजना बनाते हुए कम से कम वनों की कटाई, कम से कम वनों की कटाई करी जाए। ठीक है, कम से कम वनों को काटा जाए। तो ये एक आपके सामने चीज है। चलिए अब आगे क्या हो रहा है इसको देखते हैं। अब क्योंकि ये एक रोड प्रोजेक्ट है, सबको पता है जहां से रोड निकलती है वहां से दाम बढ़ जाते हैं जमीन के। तो यहाँ केस ये है कि रोड बननी तो चाहिए ऐसे, और जो ये रास्ता है इस रास्ते से रोड बनने का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और इसके अपने बहुत सारे फायदे हैं। लेकिन बीच में आ जाते हैं मंत्री जी, और मंत्री जी बोलते हैं, विधायक जी क्या कहते हैं कि भाई रोड ऐसे मत बनाओ, रोड को ना ऐसे घुमा के बनाओ। मतलब जो आपने ड्राफ्ट किया है रास्ता, जहां वित्तीय दबाव कम है, जहां पेड़ों की कटाई कम है, जहां भूमि अधिग्रहण कम है, उसको छोड़ के दूसरे रास्ते से रोड निकालो। ए से बीच के बीच में रोड तो बनेगा लेकिन यहां से नहीं बनेगा, दूसरी जगह से बनेगा। तो मंत्री जी से पूछा गया ऐसा क्यों? तो मंत्री जी बोले कि असल में बात यह है कि मेरा ना 20 एकड़ का फार्म हाउस है जो यहाँ बीच में पड़ रहा है। मंत्री जी को पता है कि अगर रोड बनेगी तो रियल एस्टेट के दाम बढ़ेंगे, तो वो आपके पास आते हैं और आपसे ये कहते हैं कि इस रोड को इस तरीके से बनाया जाए कि जो मेरा 20 एकड़ का ये जो फार्म है, जो फार्म हाउस है, उसके पास से ये सड़क निकले और मतलब मेरी सीधी सी बात है, वहां से निकलेगी तो वहां पे जो जमीन है उसके दाम बढ़ जाएंगे। अब वो लालच क्या दे रहे हैं, वो ऑफर ये करते हैं कि अगर आप कहें तो आपकी बीवी के नाम पे हम वहां पे आपके लिए प्लॉट कटवा सकते हैं। मतलब कि जमीन आप भी ले लीजिए, अपनी वाइफ के नाम से ले लीजिए, अगर आपके पास अभी पैसा नहीं है तो मुझसे सहायता ले लीजिए, लेकिन ये काम कर दीजिए। अब अगर आप ऐसा करते हैं तो इसके नुकसान क्या क्या है? सबसे पहला तो यहाँ पे जो नुकसान है, अगर ऐसा किया जाता है तो बहुत सारी किसानों की भूमि, खेती वाली भूमि, किसानों की खेती वाली भूमि का अधिग्रहण होगा। आपने बोला कि अच्छा ठीक है, मैं एक बार जरा जाके चेक तो कर लूं कि क्या कहाँ से रोड बोल रहे हैं क्या है। जब आप रोड चेक करने लगे तो आपको पता चला कि अगर रोड ए टू बी सीधी नहीं गई और यूं घूम के गई हमारे विधायक जी के फार्म हाउस के पास से, तो बहुत किसानों को मुआवजा देना पड़ेगा और एग्रीकल्चर लैंड आपको एक्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, और इन्हें मुआवजा देना पड़ेगा, सीधी सी बात है, मुआवजा भी ज्यादा होता है खेती वाली भूमि के। अब इससे सरकार पे फाइनेंशियल बर्डन या वित्तीय बोझ जो है वो बढ़ जाएगा। अब इतना कम था कि आपको ये भी पता चलता है कि अगर यहां से रोड निकाली गई तो बहुत ज्यादा वनों की कटाई या डिफोरेस्टेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी कि आपके पर्यावरण को भी नुकसान में पहुंचेगा। अब एक तरफ तो जो सही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, ड्राफ्ट है, और अब एक जो ये बात कर रहे हैं, वही मंत्री जी भी आपके ऊपर दबाव बनाए जा रहे हैं। आपको पता है कि आज प्यार से कह रहे हैं, कल और प्रेशर बढ़ाएंगे। तो अब आपके सामने ये परिस्थिति है कि आप क्या करते हैं। तो ये आपकी केस स्टडी थी, इसको एक बार देख लो, कुछ छूट तो नहीं गया। मेगा रोड प्रोजेक्ट है, निजी पक्षों से न्यूनतम भूमि अधिग्रहण के साथ, ये सब हमने पढ़ लिया। अब मंत्री जोर देते हैं कि आप सड़क को इस तरह से पुनर्गठित करें कि वह उनके 20 एकड़ के फार्म हाउस के करीब आ जाए, मतलब सड़क हमारे घर के पास आ जाए अगर घर सड़क के पास नहीं है तो। और वो ये भी बोलते हैं कि जो प्रस्तावित मेगा रोड प्रोजेक्ट है उसके आसपास आपके पत्नी के नाम पर भी प्रचलित दर पर हम जमीन ले लेंगे, और क्योंकि आप इसे लीगली ले रहे हैं और जो भी रेट है उस पे ले रहे हैं, तो इसमें आप कोई कानून भी नहीं तोड़ेंगे।
और वह यह कहकर आपको समझाने की भी कोशिश करते हैं कि इसमें कुछ बुराई नहीं है और ये आप कानूनी रूप से जमीन खरीद रहे हैं। अब अगर मान लीजिए कि वो प्लॉट ले लेते हैं, तो क्या यहाँ अनड्यू एडवांटेज यानी कि रिश्वत लेने के तहत उन पर कौन सा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत मुकदमा दर्ज हो सकता है? यदि आपके पास जमीन खरीदने के तो भी मतलब ठीक है, वो बोल रहा है हालांकि पुनर्गठन के कार्य से बहुत सारी कृषि भूमि का अधिग्रहण करना होगा, जिससे सरकार पर काफी वित्तीय बोझ पड़ेगा और किसानों का भी विस्थापन करना पड़ेगा, बड़ी संख्या में पेड़ों को काटना पड़ेगा। तो अब आपको बताना है कि यहाँ कौन कौन से हितों के टकराव है और एक लोक सेवक के रूप में आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं। तो ये है हमारी केस स्टडी। चलिए तो पहले देखते हैं कि यहाँ कौन कौन से हितों के टकराव हैं, पहले उस पर बात कर लेते हैं। हितों के टकराव की अगर बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमारे सामने समस्या है वो है, मतलब अगर आप इस केस स्टडी की शुरुआत करना सके तो आप ये लिख सकते हैं इसके इंट्रोडक्शन में, जैसे पहली केस स्टडी के इंट्रोडक्शन में लिखा जा सकता है कि जो ये केस स्टडी है ये ऑब्जेक्टिविटी यानी कि वस्तुनिष्ठा बनाम करुणावाद के बीच के नैतिक द्वंद्व को दर्शाती है। इसी तरीके से आप इस केस स्टडी में लिख सकते हैं कि यह केस स्टडी हितों का टकराव, सत्ता का दुरुपयोग और क्या बोलते हैं इंटीग्रिटी, सत्यानिष्ठा और ईमानदारी के साथ समझौता जैसी परिस्थितियों को दर्शाती है। मिनिस्टर का जो प्रस्ताव है, विधायक का जो प्रस्ताव है, वह पीसीए एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, ऑल इंडिया सर्विस रूल, कंडक्ट रूल 1968 68 का उल्लंघन दर्शाते हैं। इस तरीके से आप अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट फ्रेम कर सकते हैं। उसके बाद हितों के टकराव में पहला जो है आप अच्छी तरह जानते हैं, निजी हित। ठीक है, मिनिस्टर का निजी हित बनाम जनता का सार्वजनिक हित। निजी हित ताकि जमीनों के लाभ बढ़ जाए, ये बहुत ज्यादा मुझे अब एक्सप्लेन करने की जरूरत है, मैंने आपको अच्छे से पूरी केस स्टडी समझा दी है। और पब्लिक हित किसमें है? पब्लिक का हित है कि आपके संस्थान का हित हो, यानी कि लोगों की, किसानों की जो खेती वाली भूमि है वो ना ली जाए और पेड़ों की कटाई ना करी जाए, ये हित है। दूसरा, वापस से विधायक या मंत्री का हित बनाम संस्था का हित, संस्था या सरकार, संस्था ठीक है, संस्था का हित। संस्था का हित किसमें है कि कम से कम वित्तीय दबाव हो, लेकिन मंत्री जी का जो हित है वो ये है कि उनके घर के पास से रोड निकल जाए और जमीनों के दाम बढ़ जाए। तो ये एक हमें टकराव देखने को मिलता है। तीसरा, जो नौकरशाह है, मतलब मैं खुद हूं, तो ऑफिसर का, अधिकारी का निजी हित बनाम अधिकारी का सार्वजनिक, पब्लिक ड्यूटी। मेरा निजी हित, अगर बीवी के नाम पे प्लॉट आ जाता है तो पैसे तो मुझे भी मिलेंगे, लाभ मुझे भी होगा। और सार्वजनिक, अगर वाइफ के नाम पे प्लॉट कटता है और हम जमीन अधिग्रहण हो जाती है जैसा कि मिनिस्टर ने कहा है, तो वहां पे फाइनेंशियली मुझे बेनिफिट मिलेगा बढ़े हुए रियल एस्टेट के दाम से। या फिर सार्वजनिक कर्तव्य कि मेरी पब्लिक ड्यूटी क्या कहती है, मुझे किसानों की का संरक्षण करना चाहिए, मुझे अपने संस्था के प्रति वस्तुनिष्ठा और सत्यनिष्ठा बनाए रखनी चाहिए, मुझे पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। तो ये वो सार्वजनिक कर्तव्य हैं जिनके बीच में टकराव है। और किस किस चीज के बीच में टकराव हमें देखने को मिलता है? पर्यावरण का हित, पर्यावरणीय हित आप जानते हैं क्योंकि पेड़ों की कटाई वहां शामिल है, और उसके बनाम में भी है आपका स्वयं का निजी संरक्षण, निजी हित। ठीक है, चार मुद्दे ये
पांचवा जो अहम मुद्दा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, हितों का टकराव हमें देखने को यहाँ मिलता है, वो देखने को मिलता है सत्ता के दुरुपयोग के रूप में। सत्ता का दुरुपयोग, मिनिस्टर जिस तरीके से दबाव बना रहे हैं वह सत्ता का दुरुपयोग दर्शाता है। और इसके अलावा क्या हो सकता है? और इसके अलावा निष्पक्षता का टकराव, निष्पक्षता, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट निष्पक्षता से, इम्पार्शियलिटी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स है, ठीक है, प्रशासनिक जो नैतिकता है, नीति शास्त्र है, आपका सिविल सर्विसेज कोड ऑफ कंडक्ट है, ऑल इंडिया सर्विसेज रूल है, वो आपसे ये उम्मीद करते हैं कि एक प्रशासनिक अधिकारी जो है वो राजनीतिक रूप से निष्पक्ष होगा। और वहीं इनडायरेक्टली पॉलिटिशियन से भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो ब्यूरोक्रेसी के कामों में दखल नहीं देंगे। पर क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीबी हैं और एक दूसरे के आसपास काम करते हैं, तो हम आमतौर पर अमूमन राजनीतिकरण देखते हैं ब्यूरोक्रेसी का, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी। कल हमने ये चीज डिस्कस भी करी थी। तो यहां पे अगर इस रोड को वापस से बनाया जाता है तो फिर जो आपकी निष्पक्षता है उस पर प्रश्न चिन्ह लगता है, ठीक है। आपकी जो इम्पार्शियलिटी है वो प्रिंसिपल पे हमें टकराव की स्थिति या कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। तो ये तो थे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आप स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि आप स्वीकार करेंगे तो क्या होगा, आपको खुद को तो फायदा होगा लेकिन बहुत सारे नुकसान। अब दूसरा रास्ता आपके पास क्या है कि आप, पहला रास्ता तो है कि आप स्वीकार कर ले, दूसरा रास्ता ये है, मतलब दोनों शर्तों को मान ले, दूसरा रास्ता ये है कि आप जमीन खरीदने से मना कर दें, किंतु जो रोड है उसका पुनर्गठन कर दें, जैसा मंत्री जी चाहे, उनकी इच्छाओं को पूरी कर दीजिए, अपने पॉलिटिकल बॉसेस को खुश कर दे। अब तीसरा रास्ता आपके पास क्या है कि आप रिस्पेक्टफुली, ठीक है, रिस्पेक्टफुली, विनम्र रूप से दोनों ही प्रस्तावों को अस्वीकार करें, पुनर्गठन को भी अस्वीकार करें और जो जमीन का उन्होंने पेशकश करी है उसे भी अस्वीकार करें, और आप उन्हें यह समझाने की कोशिश करें कि ऐसा करने से क्या क्या रिस्क हैं, किस तरीके से वित्तीय दबाव बढ़ सकता है, किस तरीके से किसानों को हानि हो सकती है, या पर्यावरणीय मुद्दे जो हैं जो आप उन्हें समझाएं। बहुत ज्यादा चांस है कि वो आपकी बात नहीं समझेंगे, आपको भी पता है ये बात। तब आप क्या कर सकते हैं? तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहले आपने आज मिनिस्टर को बोला सॉरी आपका काम नहीं हो सकता, आप घर गए और आपको पता है कितना ही समझा लो मंत्री जी नहीं मानेंगे, तो आपको अपने तरफ से अपनी तैयारी पूरी रखनी है। और इस वजह से आप के ऊपर कि भाई फिर से ये ड्राफ्टिंग की बात आए तो अपनी वस्तुनिष्ठता सिद्ध करने के लिए, ऑब्जेक्टिविटी को सिद्ध करने के लिए आप इस परियोजना का एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, इसका लागत लाभ विश्लेषण, ठीक है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को बोलते हैं, वो करवाएं और दस्तावेज, साक्ष्य के साथ, डॉक्यूमेंट्स के साथ, एविडेंस के साथ आप ये साबित करें कि कैसे जो ओरिजिनली जहां से रोड जा रहा है, ओरिजिनली जो ये योजना है वैसे ही सही है और इसका पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। अब इसके साथ ही जब आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों से इस बारे में बात कर सकते हैं और आप औपचारिक तौर पर जो आपने रिपोर्ट तैयार करी है ना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की,
वो जमा कराते हुए आप औपचारिक तौर पर इसकी शिकायत या रिपोर्ट भी दर्ज करा सकते हैं। अपने वरिष्ठ अधिकारी से बात करें और एक औपचारिक रिपोर्ट आप लिखवाएं। अब मान लीजिए कि तो भी आप पर प्रेशर या दबाव बढ़ता रहता है, तो भी आप पर प्रेशर बढ़ता रहे, प्रेशर कंटिन्यू रहता है, दबाव जारी रहने पर आप सीवीसी, लोकपाल इनके तहत जाकर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत मामले को औपचारिक रूप से दर्ज करवाएं और स्वयं के लिए आप विसल ब्लोअर अधिनियम के तहत सुरक्षा की मांग कर सकते हैं। सुरक्षा की मांग करें, सुरक्षा की आप मांग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ आपके पास रास्ते हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें। जी, व्यक्तिगत लाभ का टकराव, जनहित का टकराव ये हम लोग समझ चुके हैं। शक्ति के दुरुपयोग का टकराव, निष्पक्षता का टकराव ये हमने कर लिया है। इसके अलावा जनहित को बनाए रखने का आप कार्य करेंगे। ठीक है, मंत्री के अनुरोध को अस्वीकार करें, घटना की रिपोर्ट करी जाए ताकि इस मामले से निपटने के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो, और आप एक नामित निरीक्षण निकाय को रिपोर्ट करें। ठीक है, एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को भी आप बता सकते हैं। और आपने जो सीबीए रिपोर्ट बनाई है उसके साथ आप मतलब उनके पास जा सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि कैसे जो पिछला रास्ता था वो सही था। अब अपने मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु सहकर्मियों से, वरिष्ठ अधिकारियों से भी सलाह ले सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी दूसरी केस स्टडी। अब आते हैं हमारी तीसरी केस स्टडी की तरफ। तीसरी केस स्टडी की तरफ आगे बढ़ते हैं और तीसरी केस स्टडी की बात करते हैं। चलिए, तो यहां तीसरी केस स्टडी कह रही है कि आप एक ऐसे राज्य में एसपी तैनात हैं जहां शराबबंदी लागू है। आपको हाल ही में ऐसे जिले में एसपी बनाया गया है जहां शराबबंदी लागू है। अवैध शराब के कारण कई मौतें होती हैं, कुछ की रिपोर्ट होती है, कुछ की नहीं होती है। दृष्टिकोण पहले, अब तक ये दृष्टिकोण था कि यह लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है और इसीलिए छापेमारी, गिरफ्तारी ये सब करी जा रही थी। लेकिन फिर पता चलता है कि छापेमारी, गिरफ्तारी, पुलिस केस और आपराधिक मुकदमे इन सभी का केवल सीमित प्रभाव ही पड़ रहा है और जो समस्या है वो ज्यों की तो बनी हुई है। तो आपको यहाँ एसपी बना के भेजा गया है और जब आप निरीक्षण करते हैं तब आपको पता चलता है कि जिले के जिन हिस्सों में शराब बनाने का काम फलता है वह आर्थिक, औद्योगिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं। सिंचाई की खराब सुविधा है जिसके कारण कृषि की भी हालत खराब है और समुदायों के बीच में बार बार झड़प होती है। ठीक है, तो ये कुछ आपको समस्याएं यहाँ पे समझ में आती हैं। तो अब आपसे इस प्रश्न में पूछा ये गया है कि लोगों की स्थिति को सुधारने के लिए और समस्या को नियंत्रण में लाने के लिए आप कौन से नए दृष्टिकोण को अपनाते हैं। ठीक है, तो आप किस दृष्टिकोण को यहाँ पे अपनाते हैं ये आपसे पूछा गया है। तो जब ऐसी केस स्टडी में जहाँ पे शराबबंदी की बात आए तो वहां आप गांधी जी को जरूर यूज कर सकते हैं। अपना कोई भी आप जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखे या फिर आप मतलब जब इसका इंट्रोडक्शन लिखे या कंक्लूजन लिखे तो आप गांधी जी को यहाँ पे कोट करना मत भूलिएगा। अब जानते हैं कि जो हमारा नेशनल मूवमेंट था, जो राष्ट्रीय आंदोलन था, उसमें गांधी जी जो है उन्होंने शराबबंदी के लिए बड़े पैमाने पे काम किया था। वहां पे शराब की जो दुकानें हैं उनके आगे महिलाओं का विरोध प्रदर्शन और ये बहुत सारी चीजें करी जाती थी।
तब गांधी जी ने एक बात कही थी शराब के मुद्दे को लेके। उन्होंने कहा कि नशाबंदी केवल कानून से नहीं हो सकती, नशाबंदी के लिए हृदय का परिवर्तन होना आवश्यक है। तो मैं एक एसपी होने के नाते गांधी जी की इसी बात का सम्मान करते हुए न केवल कानून व्यवस्था बनाऊंगा, बल्कि इसके लिए इस तरीके के प्रयत्न भी करूंगा, जो मैं अभी आगे कुछ निम्नलिखित प्रयत्न करूंगा जिनसे नशाबंदी जो है वो पूरी तरीके से लागू हो सके, उसके लिए कानून की आवश्यकता ही ना पड़े। तो जो मेरा अप्रोच होगा, और देखिए जो ऐसे मुद्दे हैं, नशाबंदी हुई और ये हुई, यहाँ पे आप लेटेस्ट एग्जाम्पल करंट अफेयर्स के भी डाल सकते हो। देखो नशाबंदी ऐसी चीज है कि हर दूसरे तीसरे दिन आपको ये कहीं ना किसी अखबार में कुछ ना कुछ न्यूज मिल जाएगी। जैसे अभी पिछले ही महीने की खबर है कि यूपी में अलीगढ़ में 3 दर्जन से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई अवैध शराब पीने के बाद। बिहार में आए दिन हम ऐसी खबरें सुनते रहते हैं, और बिहार हुआ, गुजरात हुआ, एमपी हुआ, ये तो ड्राई स्टेट में आते हैं, तो यहाँ पे आए दिन ऐसी मौतें होती रहती है। तो प्रशासन के आगे ये बहुत बड़ी समस्या है अपने आप में। तो आपके पास अगर ऐसा कोई एग्जाम्पल हो वो भी आप यूज कर सकते हैं। आपके पास गांधी जी का कोट है, आप वो भी यूज कर सकते हैं। तो अब आपसे पूछा जाए कि आपका अप्रोच क्या रहेगा, तो आप ये कह सकते हैं कि मेरा अप्रोच रहेगा 4P। ठीक है, आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, वैसे मैं आपको हर शब्द की हिंदी भी बता दूंगी। सबसे पहला तो है प्रोसिक्यूशन। ठीक है, इसको ऐसे ही लिखिएगा, प्रोसिक्यूशन। ठीक है, प्रोसिक्यूशन का मतलब है अभियोजन। दूसरा, प्रोसिक्यूशन के बाद प्रिवेंशन, यानी कि रोकथाम। प्रोसिक्यूशन, प्रिवेंशन, प्रमोशन, या फिर प्रचार, और इसके अलावा पार्टिसिपेशन। क्योंकि 4P जैसा मतलब हम लोग वर्ड यूज कर रहे हैं ना, इसलिए ये इंग्लिश वाले कोई हिंदी में हम लोगों ने कर दिया है ट्रांसलेट। आप चाहे तो सिंपल भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो आपके दिमाग में ऐसा कोई मॉडल, कोई फॉर्मेट कुछ आ रहा है तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, पार्टिसिपेशन, सहभागिता। तो ये आप ये कह सकते हैं कि मैं इस मॉडल का इस्तेमाल करूंगा। अब सबसे पहले है प्रोसिक्यूशन। सबसे पहले क्या है? प्रोसिक्यूशन। तो इसके तहत, क्योंकि मैं एसपी हूं और मेरा काम है लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना, लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना, तो मैं नशाबंदी के लिए जो कानून है उसका सख्ती से स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन, सख्ती से अनुपालना सुनिश्चित करूंगा। जो शराब माफिया हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करूंगा, शराब माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करूंगा। किंतु जो गरीब लोग शराब बनाने में लगे हुए, जो गरीब लोग शराब बनाने में लगे हुए हैं, उनके प्रति संवेदना रखते हुए उन्हें पीड़ित मानूंगा और उन्हें इस कुचक्र से निकालने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो यानी मैं शराब माफिया के प्रति कार्रवाई करूंगा, पर जो गरीब लोग शराब बनाते हैं, आपको क्या लगता है कि भट्टी के आगे बैठेगा एक बड़ा सा कोई ड्रग डीलर है जो करोड़ों की एक एक दिन में शराब बेच रहा है? तो चलाते हैं शराब माफिया, इनकी मजबूरी है गरीब लोगों की, यहाँ ना खेती है ना कोई और उद्योग है, तो जीवन जीने के लिए इन्हें भी भोजन की आवश्यकता है। तो ये इनके गिरोह में, इनके चंगुल में फंस जाते हैं, मरते भी यही लोग हैं, पकड़े भी यही लोग जाते हैं। तो मैं
ऐसी परिस्थिति में इनके प्रति संवेदनाएं रखूंगा। ठीक है, तो पहले प्रोसिक्यूशन में है ये। प्रोसिक्यूशन के बाद है प्रिवेंशन। चलो इसे दूसरे पे डिस्कस करते हैं। प्रिवेंशन, दूसरा पॉइंट, कि मैं इस परिस्थिति को, मतलब कि नशा होने के बाद, दारू जो मतलब शराब है वो बनने के बाद उसे रोकने की बजाय मैं पहले ही ऐसे कदम उठाऊंगा ताकि ये प्रॉब्लम ही जड़ से खत्म हो जाए। प्रिवेंशन यानी कि आप जड़ से इस समस्या का हल करना चाहते हैं। अब प्रिवेंशन में क्या क्या किया जा सकता है? ठीक है, सबसे पहले तो आप जो इस क्षेत्र की परिस्थिति है उन परिस्थितियों का गहन अध्ययन करेंगे। ठीक है, आप सिचुएशन का गहन अध्ययन करेंगे, एक डीप अंडरस्टैंडिंग आपको इस जगह की, यहाँ के क्षेत्र की, यहाँ की समस्याओं की होनी चाहिए। तो आप परिस्थिति का गहन अध्ययन करेंगे और जो भी समस्याएं हैं उनको एक एक करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आपको यहाँ पे ये समझ में आएगा कि यहाँ पे सामाजिक और आर्थिक विकास की आवश्यकता है। तो आप इन दोनों ही स्तर पर, सामाजिक और आर्थिक विकास की आवश्यकता है, तो इन दोनों ही स्तर पर आप काम करेंगे। अब सामाजिक स्तर पर कैसे, क्या समस्या थी यहाँ पे? पहली समस्या थी शिक्षा की। तो शिक्षा को लोगों तक फैलाने के लिए आप ये सुनिश्चित करेंगे कि क्षेत्र में प्राथमिक से शिक्षा केंद्र भी हो, उन शिक्षा केंद्रों में टीचर हो, समग्र शिक्षा, मिड डे मील जैसे प्रोग्राम हो, जो यूथ है, जो युवा हैं, उनकी सहायता के लिए आप स्किल एजुकेशन यानी कि कौशल शिक्षा और ITI, पॉलिटेक्निक, वोकेशनल कोर्सेज जैसे कोर्सेज का आप सुनिश्चित करेंगे कि इस क्षेत्र में शुरू करे जाएं और यहाँ पे युवाओं का एडमिशन हो सके। तो एक, दूसरा, जो युवा नशे की लत में लग गए हैं तो नशे की लत को छुड़ाने के लिए नशे की लत को छुड़वाने के लिए मैं ये प्रयास करूंगा कि यहाँ पे नशा मुक्ति अभियान चलाया जाए और इन युवाओं का पुनर्वास किया जाए, रिहैबिलिटेशन, और उन्हें इस तरीके से कोई ना कोई स्किल डेवलपमेंट के काम में लगाया जाए। ठीक है, तीसरा क्या हो सकता है? यहाँ पे तीसरी समस्या थी आर्थिक। ठीक है, सामाजिक और आर्थिक। आर्थिक में एक तो कृषि के लिए सिंचाई के उपयुक्त साधन नहीं थे, तो मैं जैसे राजस्थान की तर्ज पे, राजस्थान में स्काडा सिस्टम चलता है, उस तर्ज पे यहाँ पे सूक्ष्म सिंचाई, माइक्रो इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, इनकी कितनी संभावनाएं बन सकती हैं उसके ऊपर मैं कार्य करूंगा। एक पॉइंट तो ये हो सकता है। दूसरा, मैं सरकार से लिखित में अनुरोध कर सकता हूं कि इस क्षेत्र में और जो उद्योग हैं उन्हें लगाने के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज बनाई जाए। और जैसे हमने देखा था एक स्कीम थी जिसके तहत टैक्स हॉलिडे दिया गया था, तो इस तरीके से और निवेश यहाँ पर आए, उद्योग यहाँ पर लगे, तो ऐसे टैक्स हॉलिडे जैसी चीजें कर सकता हूं। ऐसी चीजें हमें करनी चाहिए। ठीक है, तो ये है आर्थिक विकास के लिए कृषि, उद्योग और फिर स्किल डेवलपमेंट, जो वो एजुकेशन और इन सेक्टर से हमको मिलेगा, ताकि जो युवा या जो लोग इन कामों में लगे हुए हैं वहां पे आपके शराब, ये डिस्टिलेशन वाले काम में लगे हुए, शराब बनाने वाले में, उन्हें वहां से पुनर्स्थापित करा जा सके, दूसरी जगहों पर विस्थापित किया जा सके, माफ कीजिएगा। अगला है प्रमोशन
तो प्रमोशन का मतलब है यही कि कैंपेन्स चलाना। प्रमोशन प्लस पार्टिसिपेशन, इसे साथ में देख लेते हैं। प्रमोशन और पार्टिसिपेशन का मतलब है कि मैं जन जागरूकता अभियान या कैंपेन चलाऊंगा जिससे लोगों के बीच में इसको लेके अवेयरनेस बढ़े, शिक्षा का प्रचार हो। इसके अलावा एनजीओज, सिविल सोसाइटी, इनकी सहायता ली जा सकती है। अच्छा, एक पीछे एक केस हमारा छूट गया था सामाजिक में, और वो ये था कि स्थानीय सौहार्द को बढ़ाने के लिए काम किया जा सकता है। आप उसके लिए, मतलब अब अगले में बता देती हूँ मैं, ये पार्टिसिपेशन में आ जाएगा कि जो लोकल कम्युनिटी लीडर हैं, स्थानीय जो नेता हैं, लोकल जो धार्मिक नेता हैं, सामुदायिक नेता हैं, कम्युनिटी लीडर्स हैं, उनकी सहायता लें और लोगों में आपस में कम्युनल हार्मनी, वो बढ़ाई जाए। तो ये कुछ काम इस केस में करे जा सकते हैं। 1 मिनट, जरा 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं।
चलिए वेल, और अब आते हैं हमारी आज की अगली केस स्टडी के ऊपर। चलिए चौथी केस स्टडी के बारे में बात करते हैं। तो एक बड़ा कॉर्पोरेट घराना है जो औद्योगिक रसायन यानी कि इंडस्ट्रियल, जो मतलब केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स बनाता है। अब कई राज्यों ने पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव होने की वजह से इसे मंजूरी नहीं दी कि अपनी और यूनिट्स उनके राज्य में खोले, पर एक राज्य ने ऐसी मंजूरी दे दी और ये वहां पे 10 साल से सही तरीके से पूरे जोरों शोरों से चल रही थी। लेकिन औद्योगिक अपशिष्टों से होने वाला प्रदूषण क्षेत्र की भूमि, जल और फसलों को प्रभावित कर रहा था। स्वास्थ्य समस्याएं भी पैदा हो रही थी, जिससे लोगों में जनाक्रोश, मतलब लोगों में आक्रोश होता है, बड़ा गुस्सा आता है, एक जन आक्रोश, एक जन आंदोलन यहाँ पे जन्म लेता है। और दबाव में आकर सार्वजनिक आक्रोश के बाद राज्य सरकार ने कारखाने को बंद करने का आदेश दिया। किंतु कारखाने के बंद होने के परिणाम स्वरूप केवल कारखाने में लगे श्रमिक बेरोजगार हो गए, न केवल कारखाने में लगे जो लेबरर हैं वो बेरोजगार हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए, पर जो बाकी एंसिलरी यूनिट यानी कि जो सहायक इकाइयां थी उनमें काम करने वाले भी श्रमिक बेरोजगार हो गए। और इस तरीके के उद्योग भी प्रभावित हुए जो इस फैक्ट्री से रसायन खरीदा करते थे। अब इस मुद्दे को संभालने की जिम्मेदारी सौंप आपको दी गई है। अब आप इसे कैसे संबोधित करेंगे? तो ये हमारी केस स्टडी है। ये केस स्टडी क्या कह रही है कि एक फैक्ट्री है और वो बड़ी फैक्ट्री है, आपके एरिया में चल रही है पिछले 10 सालों से, और इस फैक्ट्री के द्वारा बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल वेस्ट, केमिकल फैक्ट्री है, इंडस्ट्रीज में जो केमिकल यूज होते हैं वो इसके द्वारा बनाए जाते हैं। अब इस फैक्ट्री के द्वारा जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट रिलीज होता है उससे बहुत ज्यादा पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन फैल रहा है, और लोगों का जो हेल्थ है उस पर भी बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। इससे लोग गुस्से में आ जाते हैं और आंदोलन करते हैं। इस आंदोलन के और इस आक्रोश के दबाव में आकर सरकार इस फैक्ट्री को बंद कर देती है। अब क्योंकि ये फैक्ट्री जहां थी उसके आसपास और छोटी छोटी फैक्ट्रियां लगने लग गई, एंसिलरी यूनिट्स लगने लग गई, और इसके अलावा एंसिलरी यूनिट्स के अलावा यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी और इंडस्ट्रीज भी थी जो उस फैक्ट्री से केमिकल को इंपोर्ट किया करती थी, लिया करती थी। इंपोर्ट नहीं, मतलब उनसे वो प्रोडक्शन के लिए उनके इस्तेमाल होता था, तो उनका प्रोडक्शन भी इससे प्रभावित होता है। तो एकदम से बड़े पैमाने पर यहाँ पर बेरोजगारी की समस्या सामने आ जाती है। तो ऐसे में आपका एक वरिष्ठ अधिकारी होने के नाते क्या अप्रोच होगा, यही हमारी आज की ये वाली केस स्टडी है। तो देखिए यहाँ पे इस केस स्टडी के 3 मुख्य बिंदु हैं, मतलब कि आपको 3 जगहों पे लड़ना है, 3 जगहों पे कार्य करना है। पहला तो आपको श्रमिकों के लिए उनकी समस्याओं को देखना है। दूसरा, आपको पर्यावरण की समस्या को देखना है, सब श्रमिकों की समस्या को देखना है, आपको पर्यावरण की समस्या को देखना है, और तीसरा आपको उद्योगों के क्षेत्र में भी ध्यान देना है, उद्योगों की समस्या को भी देखना है। तो ये आपके सामने उद्योग, ये 3 मतलब कहते हैं ना पैरामीटर्स, ये 3 आपके सामने मेजर प्रॉब्लम है। तो आपसे पूछा गया है कि आप इसे कैसे संबोधित करेंगे। आपकी यहाँ पे
अप्रोच क्या रहेगी? तो आप कह सकते हैं कि मेरी यहां जो अप्रोच रहेगी वो रहेगी 3R। मेरी अप्रोच रहेगी 3R, यानी कि रिलीफ, रिहैबिलिटेशन और रिवाइवल। ये मेरी अप्रोच रहेगी। रिलीफ का मतलब है कि आप राहत पहुंचाएंगे, राहत, पुनर्वास और पुनरुद्धार। तो आप कहेंगे कि ये मेरी अप्रोच रहेगी। राहत श्रमिकों को भी, पर्यावरण के मुद्दे पे भी, और उद्योगों को भी। रिलीफ मेजर्स में जनरली वो मेजर्स आ जाएंगे जो आपको इमीडिएटली लेने चाहिए, आप तत्काल रूप से करेंगे। और यहाँ रिहेबिलिटेशन और रिवाइवल में जो लंबे समय तक, ताकि जो समस्या की जड़ है वो ही खत्म हो जाए। ठीक है, लंबे समय तक लिए गए स्टेप्स यहाँ पे आएंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं रिलीफ में। फर्स्ट आर, रिलीफ। तो रिलीफ में क्या किया जाएगा? तो रिलीफ में सबसे पहले श्रमिकों के लिए, यानी कि लेबर के लिए उसके बाद इंडस्ट्री या उद्योगों के लिए और पर्यावरण के लिए। पर्यावरण के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसको स्पेसेस का जस्टिफाई हो जाएगा। श्रमिकों के लिए क्या? अब देखिए, आपके पास श्रमिकों के केस में सबसे ज्यादा समस्या क्या है कि जो श्रमिक हैं वो बेरोजगार हो गए हैं। अब अगर श्रमिकों की फैक्ट्री बंद हो गई है, ये लेबर है, इनकी फैक्ट्री बंद हो गई है, तो बहुत हद तक यह संभावना है कि आपके सामने ऐसे बहुत से श्रमिक होंगे जिन्हें उनकी आय नहीं मिली होगी, उनकी इनकम उनको नहीं मिली होगी। तो आपको तत्काल प्रभाव से उन्हें उनकी इनकम दिलवाना सुनिश्चित करना पड़ेगा। दूसरा, हो सकता है कि कुछ ऐसे केस आपके सामने आए, कुछ आपके सामने मुद्दे आते हैं जहां पे एक श्रमिक है जो अकेला कमाने वाला है, उनकी नौकरी चली गई है, घर में कुछ लोग बीमार हैं, माता बीमार हैं या उनके बच्चे बीमार हैं और जिन्हें तत्काल सहायता की जरूरत है। तो आपको ऐसे केसेस में भी उनकी सहायता करनी पड़ेगी। तीसरा, श्रमिकों के केस में आपके सामने एक चीज और ये आती है कि जब तक इन श्रमिकों को आप उचित प्रशिक्षण, ट्रेनिंग नहीं दिलवा देते कहीं से, इनके स्किल डेवलपमेंट नहीं, कौशल विकास नहीं होता, तब तक इन्हें कुछ समय के लिए अपना जीवन निर्वाह करने के लिए आपको बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए। उसकी भी एक, ये भी आप एक चीज कर सकते हैं, उसकी भी एक आवश्यकता है। तो श्रमिकों के लिए अगर देखा जाए तो श्रमिकों के लिए सबसे पहले आपको श्रमिकों के लिए क्या करना चाहिए? आपको श्रम विभाग, लेबर डिपार्टमेंट, श्रम विभाग के साथ आप कोऑर्डिनेट करें, सहयोग स्थापित करें और ऐसे मजदूर जिनकी अभी तक तनख्वाह या सैलरी नहीं गई है, तो उनकी तनख्वाह को तुरंत
तत्काल प्रभाव से उनकी तनख्वाह को वितरण करवाएं। ठीक है, तो अवैतनिक जो मजदूरी है, जो मतलब उनको पैसे नहीं मिले हैं, उसका वितरण सुनिश्चित करवाएं। ठीक है, दूसरी चीज यहां पे आप क्या कर सकते हैं, तत्काल रूप से इन्हें रिलीफ देने के लिए आप मुख्यमंत्री राहत कोष का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि एक उन्हें मतलब यही आप लिखिए कि उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जा सके, या कोई और उन्हें वित्तीय सहायता की अगर आवश्यकता है, जैसे मैंने बोला कि कोई स्पेशल केस है तो उन्हें ये वित्तीय सहायता दी जाए। ठीक है, तो दो ये चीजें आप इमीडिएटली तत्काल प्रभाव से श्रमिकों के लिए कर सकते हैं। और रिलीफ मेजर्स प्रोवाइड करने से पहले पूरी जो घटना है उसका असेसमेंट, गहन जांच एवं सत्यापन कर उसकी रिपोर्ट तैयार करना भी आपके लिए आवश्यक है, ताकि आप स्टेप्स ले सकें उनकी मदद करने के लिए। अब इंडस्ट्रीज के लिए, उद्योगों के लिए तत्काल रूप से क्या किया जा सकता है, तो देखिए इंडस्ट्रीज के केस में सबसे पहले तो वो फैक्ट्री जो बंद हुई है तो उसके कुछ एसेट्स होंगे, जिसका आपको फैक्ट्री के जो क्लोज फैक्ट्री के एसेट्स हैं जिसका आपको तुरंत निपटारा करना है, कि मतलब किसको डिविडेंड जाएगा, किसको प्रॉफिट जाएगा, कितना किसकी शेयर होल्डिंग है उस हिसाब से। तो बंद फैक्ट्री की, जो फैक्ट्री बंद हुई है, बंद फैक्ट्री की संपत्ति की जो एसेट है, की जो संपत्ति है, बंद फैक्ट्री की संपत्ति का त्वरित समाधान, यानी कि आप एक फास्ट ट्रैक करेंगे कि जो उनके एसेट्स हैं उसको रिजॉल्व किया जा सके। दूसरी चीज, जो एंसिलरी यूनिट्स जहां से जो इस उद्योग धंधों से बन के आई थी, या ऐसी फैक्ट्रियां जहां इस जो या ऐसी कंपनियां या ऐसी इंडस्ट्रीज जहां इस फैक्ट्री में बने हुए रसायन का प्रयोग होना था, तो ऐसी प्रभावित इकाइयों के लिए, ऐसी प्रभावित इकाइयों के लिए एक वैकल्पिक अल्टरनेटिव सप्लाई चेन, आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण सुनिश्चित करना। ठीक है, तो ये आप इंडस्ट्री के लिए कर सकते हैं। और अगर बात आए इन्वायरमेंट की, तो तत्काल रूप से इन्वायरमेंट के लिए क्या किया जा सकता है, जो भी पर्यावरण को हानि हुई है उसकी जांच की जा सकती है, तथा जांच करके पर्यावरण के पुनरुद्धार के लिए एक इन्वायरमेंट रिवाइवल प्लान, एक प्लान जो है वो तैयार किया जा सकता है, एक खाका बनाया जा सकता है कि कैसे पर्यावरण को जो भी नुकसान पहुंचा है उसे ठीक किया जाएगा। तो ये तो पहला पॉइंट हो गया रिवाइवल। दूसरा हमारा पॉइंट था रिहेबिलिटेशन या पुनर्वास। मजदूरों को कुछ वक्त के लिए बेरोजगारी भत्ता दे दिया, इंडस्ट्रीज के लिए भी एक दूसरी सप्लाई चेन खोल दी, लेकिन क्या ये चीजें हमेशा के लिए है, फिर भी समस्या बनी हुई है, तो आपको यहाँ पुनर्वास करने की जरूरत है। अब देखिए ये कैसे होगा। सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, आप लेबर के लिए कुछ कर सकते हैं, आप इंडस्ट्री के लिए कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो रिहेबिलिटेशन
और इसके साथ मतलब जो रिवाइवल है, इनमें दोनों में लगभग सेम सी ही चीजें आएंगी। ये आप अपनी समझ के हिसाब से, जैसा आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, आप आंसर को वैसे फ्रेम कर सकते हैं। मैं आज आपको आंसर प्रेजेंटेशन में एक स्टेप और आगे चलकर किस तरीके से आंसर को प्रेजेंट किया जा सकता है वो समझाने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए मैंने इस तरीके से इस क्वेश्चन को अप्रोच किया है, इस तरीके से इसको आंसर करने की कोशिश की है। बाकी आप चाहें तो अपने हिसाब से इसे देख सकते हैं, इसे कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले पुनर्वास, श्रमिकों के पुनर्वास के लिए आप स्किल मैपिंग या कौशल है, स्किल मैपिंग यानी कौशल मैपिंग भी कह सकते हैं, और इसको वैसे तो कौशल की जांच करना, यानी कि आप ये देख रहे हैं कि किस लेबर में किस तरीके की स्किल्स हैं और कैसे उन स्किल्स को अलग अलग इंडस्ट्रीज में यूज किया जा सकता है। तो पहले आप स्किल मैपिंग करेंगे, उसके बाद आप उनकी री एम्प्लॉयमेंट यानी कि उन्हें पुनः रोजगार दिलाने के लिए भी कुछ कदम उठा सकते हैं। जैसे कि अगर किसी में जो दूसरी फैक्ट्रीज है उनमें काम करने की वो स्किल्स हैं तो ठीक है, अगर वो स्किल्स नहीं हैं तो आप उनके लिए कुछ प्रशिक्षण के, स्किल डेवलपमेंट के कुछ ट्रेनिंग कोर्सेज, ठीक है, प्रशिक्षण दे सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं कौशल विकास के लिए। और दूसरा, आप ऐसे रोजगार के लिए पेट्रोकेमिकल जो उद्योग हैं उनके साथ टाई अप करके कर सकते हैं, यानी कि आप उनके साथ मिलकर इन्हें उन फैक्ट्रीज में काम दिला सकते हैं। अब उद्योगों के स्तर पे देखा जाए तो आप PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, उत्पादन लिंक, उत्पादन से जुड़े इंसेंटिव, मुझे हिंदी में इसका नाम नहीं पता है, आप प्लीज थोड़ा देख लीजिएगा। ये बेसिकली MSME के लिए है, आप उसका प्रयोग करके MSME को इस एरिया में, इस क्षेत्र में कहते हैं ना पनपने के लिए आप प्रमोट कर सकते हैं, आप मदद कर सकते हैं। दूसरा, आप अल्टरनेटिव इंडस्ट्रीज यानी कि दूसरी जो उद्योग हैं जो कि जिनका पर्यावरण पे जो प्रभाव है वो पर्यावरण के अनुकूल हैं और पर्यावरण पे किसी तरीके का बुरा प्रभाव नहीं है, जैसे कि आपकी EV हुई, सोलर या सौर ऊर्जा संबंधित हुए, रिन्यूएबल एनर्जी संबंधित कोई उद्योग धंधे हुए, या कोई और स्मॉल माइक्रो इंडस्ट्रीज हुई, MSMEs हुई, आप उनको इस क्षेत्र में प्रमोट कर सकते हैं। वही इन्वायरमेंट के लिए आपने जो योजना बनाई है उसके तहत मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच यानी कि सामुदायिक सहभागिता, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इंश्योर करके इस क्षेत्र में जो भी पर्यावरण को हानि पहुंची है, यानी आप NGO का, लोकल लोगों का, इनका इस्तेमाल करें, लोगों में जागरूकता फैलाएं, आप पर्यावरण के लिए और भी अधिक सख्त कानूनों की पैरवी कर सकते हैं और इस क्षेत्र में आप पर्यावरण का पुनरुद्धार कर सकते हैं। ऐसे कदम आप उठा सकते हैं जैसे कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल हैं। इसके अलावा नदियों की सफाई के लिए स्कीम्स चलती हैं अलग अलग, तो इन परियोजनाओं की मदद लेकर धीरे धीरे इन्वायरमेंट के इम्पैक्ट को कम करने का प्रयास करें और ठोस धरातल पर आप उसके लिए कदम उठाएं। तो ये कुछ चीजें आ गई हमारी चौथी केस स्टडी में। चलिए, पर्यावरण सुधार, ठीक है, ये सब यही चीजें हैं, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब आते हैं हमारी आज की जो पांचवी केस स्टडी है उसकी बात करते हैं।
चलिए, तो डॉक्टर एक्स एक शहर के प्रमुख चिकित्सक हैं। उन्होंने एक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया है जिसके माध्यम से वे समाज के सभी वर्गों की चिकित्सा आवश्यकताओं की को पूरा करने के लिए शहर में एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोलने की योजना बना रहे हैं। डॉक्टर के क्लिनिक के निरीक्षण के दौरान आपके अधिकारियों ने कुछ बड़ी अनियमितता यानी कि इरेगुलरिटीज का पता लगाया है। उनमें से कुछ काफी महत्वपूर्ण हैं, जिनके परिणाम स्वरूप कर का काफी हिस्सा रोक लिया गया था। ठीक है, कुछ इरेगुलरिटीज, बेसिकली एक डॉक्टर एक्स हैं और वो अस्पताल खोलने के लिए एक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाते हैं। अब ये अस्पताल बनाने के लिए वो चैरिटेबल ट्रस्ट बनाते हैं, तो यहाँ पे एक निरीक्षण, एक इंस्पेक्शन टीम आती है जिसके आप हेड हैं। आपकी टीम ये देखती है कि उनके जो टैक्स कंप्लायंस है, कर को मानने की जो चीजें हैं, उसमें कुछ इरेगुलरिटीज हैं और ये इरेगुलरिटीज ऐसी हैं कि जिनके परिणाम स्वरूप टैक्स का काफी हिस्सा उन्होंने पे नहीं किया है, उन्होंने टैक्स का भुगतान नहीं किया है। लेकिन डॉक्टर जो है वो सहयोगी है और वो तुरंत कर का भुगतान करने का वचन कर देता है। वो आप लोग को कहता है कि मैं आपको जब आप कहेंगे तब आपको टैक्स जो है वो दे दूंगा। और मान लीजिए यहाँ पे कि वो टैक्स पे कर भी देता है, परंतु वो कर का अधिकांश हिस्सा, और मतलब लगभग कर अपना वापस कर भी दे, तो भी कुछ छोटी मोटी और तकनीकी समस्याएं हैं। अगर यदि एजेंसी इन तकनीकी चूकों का पीछा करती है तो डॉक्टर का काफी समय और ऊर्जा उन मुद्दों पर लग जाएगा जो इतने गंभीर या जरूरी भी नहीं है। इसके अलावा पूरी संभावना है कि यह अस्पताल के बनने में बाधा उत्पन्न करेगा। अब आपके सामने दो विकल्प हैं। व्यापक दृष्टिकोण अपनाते हुए पर्याप्त कर अनुपालन सुनिश्चित करें और उन चूकों की अपेक्षा करें जो प्रकृति में केवल तकनीकी हैं। ठीक है, तो यानी कि आप व्यापक दृष्टिकोण, एक ब्रॉडर व्यू अपनाएं और आप पर्याप्त कर, सब्सटेंशियल जो टैक्स है उसको आप कलेक्ट करिए और इस जो छोटे मोटे टेक्निकल डिफॉल्ट है उनको इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि ये अस्पताल बनाना चाह रहे हैं और ऐसे क्षेत्र में बनाना चाह रहे हैं जहां पे कई वर्षों तक कोई भी मेडिकल फैसिलिटीज नहीं खोली गई है, तो लोगों की ये मदद करना चाह रहे हैं। दूसरा है कि मामले का कड़ाई से पीछा करें और सभी मोर्चों पर आगे बढ़े, चाहे वह महत्वपूर्ण हो या केवल तकनीकी हो। तो देखिए, अगर आप यहाँ पर, वैसे मैं यहाँ पर पर्सनली पहला विकल्प चुनती हूँ, पर जब आप ये क्वेश्चन कर रहे हो, अभी कर रहे हो, कभी भी आगे कर रहे हो, तो आप लोग इस क्वेश्चन में दोनों में से पहले वाले को तो शायद सब जगह आपको जस्टिफिकेशन मिलेगा। मैं कहूं कि आपको केवल ये दूसरे के साथ जाना है, तो आप इसे कैसे जस्टिफाई करेंगे, इसका स्पष्टीकरण क्या देंगे? आप अपनी नोटबुक में जहां पे भी आप नोट्स बना रहे हैं, आप इस चीज की प्रैक्टिस कीजिएगा। आप चाहे तो आपने हमारे टेलीग्राम चैनल पे या फिर यूट्यूब में यही कमेंट सेक्शन के नीचे इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब आप कार्यवाही का कौन सा मार्ग चुनेंगे और क्यों, ये आपके सामने प्रश्न है। ठीक है, तो मान लीजिए कि मैं कहती हूं कि मैंने कार्यवाही का दूसरा मार्ग चुना। थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसके ऊपर कि मैंने कार्यवाही का दूसरा मार्ग चुना और कारण ये था कि मेरे अंदर प्रॉपर्टी है, प्रोबिटी, ठीक है, पूर्ण सत्यनिष्ठा या पूर्ण ईमानदारी का भाव है। जब भी टैक्स की ये पॉलिसी बनाई होंगी, इसमें जो भी तकनीकी चीजें हैं उनके बनाने के पीछे कुछ तो कारण रहा होगा। जैसा हमने एक और केस में भी देखा, रूल ऑफ लॉ वाले में, यहीं पर भी, यहाँ पे भी वो कथन को, वो चीज को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुछ कारण रहा होगा जिनसे ये बनाई गई है। मेरा काम एज एन इंस्पेक्शन विंग के हेड होने के नाते है कि जो मेरे जो नियम हैं उनकी अनुपालना सुनिश्चित हो सके। तो मैं ना केवल जो व्यापक तौर पे जो टैक्स रुका हुआ है उसे वापस लूंगा, बल्कि जब तक टेक्निकल चीजें ठीक नहीं हो जाती मैं इस मुद्दे को छोड़ूंगा नहीं, इसे जाने नहीं दूंगा। और उसके कारण यही है क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है ऐसा करना, नियमों की अनुपालना करना। अब इस कहानी का दूसरा पक्ष,
कि मैं व्यापक स्तर पे जो कर है, सब्सटेंशियली जो टैक्स है वो ले लूंगा और छोटी मोटी टेक्निकल एरर को मना कर दूंगा। अब इसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? इसके जस्टिफिकेशन के लिए सबसे पहले ये कहा जा सकता है कि यह सस्टेनेबल जस्टिस या सारभूत न्याय की परिकल्पना जो है, सस्टेनेबल जस्टिस या माफ कीजिएगा, सब्सटेंशियल जस्टिस, सारभूत न्याय की प्रक्रिया की अनुपालना करता है। सब्सटेंशियल जस्टिस का मतलब यहाँ पे आप समझिए कि एक बड़े पैमाने पे कर लिया जा चुका है, जो टेक्निकल एरर हैं वो इतने माइन्यूट हैं, इतने छोटे हैं कि ना ही तो उससे किसी तरीके से टैक्स को कलेक्ट करने में, इकट्ठा करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है और ना ही कोई और बड़ा रूल जो है वो टूट रहा है। लेकिन अगर आप उन टेक्निकल डिफॉल्ट में जाते हैं तो जो नुकसान हो रहा है वो बहुत बड़ा है। और क्या नुकसान हो रहा है कि ऐसा क्षेत्र जहां कई वर्षों से लोगों के पास अस्पताल की सुविधाएं नहीं है, जिन्हें अब एक शायद उम्मीद की किरण मिली है कि उनके लिए अस्पताल खोला जा रहा है, वहां वो लोगों से अस्पताल बनने का जो उनका सपना है, हो सकता है कि उसमें बिना वजह की देरी आ जाए और ना जाने इतने दिनों तक कितने लोग ऐसे ही सफर करते रहे, ऐसे ही उन्हें प्रॉब्लम आती रहे। तो सब्सटेंशियल जस्टिस का मतलब है कि नॉर्मल टेक्निकल चीजों के पीछे इतनी बड़े एक प्रोजेक्ट को अगर आप डिले कर रहे हैं, उसमें विलंब कर रहे हैं, उसमें बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, तो ऐसा करना ठीक नहीं है। दूसरा, मैं उपयोगितावाद, और उपयोगितावाद में यहां मैं कार्य उपयोगितावाद की बात करूंगा, एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म। इस प्रिंसिपल का, इस सिद्धांत का इस्तेमाल करते हुए भी मैं अपने इस निर्णय को सही बता सकता हूं। कार्य उपयोगितावाद कैसे? यहाँ पे कार्य उपयोगितावाद अगर हम देखें तो आप ये कह सकते हैं, यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि ज्यादातर, मतलब केवल जो आपको टेक्निकल एरर्स की वजह से जो कुछ लाख का आपको जुर्माना मिलेगा वो बहुत कम है। किसके आगे? अस्पताल बनने से जो लोगों को फायदा मिल रहा है उसके आगे ये जुर्माना बहुत छोटा है, बहुत कम है। तो एक तरफ आपके सामने लाखों लोगों की जिंदगी है, दूसरी तरफ कुछ जुर्माना है जो आपको केवल कुछ टेक्निकल डिफॉल्ट्स के बदले आप लगाएंगे और जिन्हें आपको क्लियर करवाना है। तो इसलिए कार्य उपयोगितावाद, उपयोगितावाद क्या बोलता है कि ग्रेटेस्ट, अधिकतम को लाभ होना चाहिए, उसके बेसिस पे भी हम ये कह सकते हैं, उसके बेसिस पे भी हम ये कह सकते हैं कि हम अस्पताल को बनने देंगे और टेक्निकल प्रॉब्लम्स को नजरअंदाज करेंगे। तीसरा यहाँ पे क्या हो सकता है? तीसरा है विवेकाधीन शक्तियां, डिस्क्रिशनरी पावर। देखिए, जो हमारे देश में कर से संबंधित कानून है, टैक्स लॉज हैं, कर संबंधी जो भी कानून है, कर संबंधी कानून, वह कानून यह कहते हैं कि जो व्यक्ति है, जो अधिकारी है, वो अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है किसी पे भी किसी प्रकार की जुर्माना लगाने के लिए, और वह अनुपालना करते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का। डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी मैंने आपको कई बार ये क्लास में डिस्कस हो चुका है। डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या कहता है कि जिस अनुपात में गलत काम किया गया हो उसी अनुपात में उसे दंड दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये है आपका अनुपातिका सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कर संबंधी कानून इसकी बात करते हैं। तो इसीलिए ये आपको कुछ विवेकाधीन शक्तियां देते हैं। तो एक तरफ है अस्पताल बनना,
कुछ छोटी मोटी तकनीकी गलतियों की वजह से एक इतनी बड़ी परियोजना को बाधा आ जाए तो ये कर संबंधी कानूनों में दिए अनुपातिकता सिद्धांत का उल्लंघन है, और इसीलिए अपने इस डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का इस्तेमाल करते हुए मैं उन्हें अस्पताल बनाने दूंगा और थोड़ा इग्नोर करूंगा। तीसरा, आप यहाँ पे इसमें और भी बात कर सकते हो, एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे विवाद से विश्वास स्कीम तक, ठीक है, उसका यहाँ पे उदाहरण दिया जा सकता है, विवाद से विश्वास। अब जब आप इसे कंक्लूड करें तब आप इसमें एक कंक्लूजन ये डाल सकते हैं कि सबसे बेस्ट तो जो मैं अप्रोच अपनाऊंगा वो रहेगा रचनात्मक समाधान। और मेरा कंस्ट्रक्टिव अप्रोच या रचनात्मक समाधान क्या कहता है कि मैं सब्सटेंशियल मतलब पर्याप्त मात्रा में जो टैक्स है वो कलेक्ट कर लूंगा, इकट्ठा कर लूंगा, और टेक्निकल जो इरेगुलरिटीज हैं उनको पूरा करने के लिए एक टाइम या समय सीमा वो निर्धारित कर दूंगा। ठीक है, एक समय सीमा का निर्धारण कर दूंगा। तो ये है आपका 5वां केस स्टडी। चलिए इसको थोड़ा देख लेते हैं, पीडीएफ में जो चीजें दी गई हैं। पहली कार्रवाई के मार्ग को चुनेंगे क्योंकि यह जनहित में है, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट में है, और यह इससे एक महत्वपूर्ण जो लोग हैं उनको लाभ मिलेगा। संसाधनों का सही आवंटन है, यानी कि उन तकनीकी चूकों का पीछा करना जिनका कर संग्रह पर भी कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है, वो अधिक महत्वपूर्ण मामलों से समय, ऊर्जा और संसाधनों को भटका देगा। और इसीलिए महत्वपूर्ण कर अनुपालना मुद्दे को हल करने के लिए एजेंसी के संसाधनों का प्रभावी और कुशलता से आवंटन करना आवश्यक है। अब अनुपालन में सहयोग, अब जो डॉक्टर है वो ऑलरेडी सहयोगी है और तत्काल महत्वपूर्ण कर का भुगतान करने के लिए तैयार है, तो कर अनुपालन के प्रति लोगों में एक सकारात्मक दृष्टिकोण हो, इस वजह से मैं उनकी जो टेक्निकल इरेगुलरिटीज हैं उसको इग्नोर कर सकता हूं। अनुपातिक प्रतिक्रिया ये हमने देख ली है। सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना, क्योंकि यहाँ पे चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोला जा रहा है और ये हॉस्पिटल बनाने में बहुत से लोगों को रोजगार भी मिलेगा, बनाने में भी लगेगा, इसे चलने में भी लगेगा। तो ये मेरा जो ये कदम है ये आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देगा और नकारात्मक जो प्रभाव है उनको भी कम करेगा। तो ये कुछ मतलब चीजें हम इसमें लिख सकते हैं। अब आते हैं आज की आखिरी केस स्टडी पे। देखिए ये जो केस स्टडी है एडवर्ड स्नोडेन की, ये उस समय एक महत्वपूर्ण चर्चा का विषय था। अब हमने कोविड के कुछ केस स्टडीज को पहले छोड़ा है, लेकिन हम यहां पे इस केस स्टडी को कर रहे हैं। कारण यह है कि डाटा सर्विलेंस, डाटा की निगरानी, राइट टू प्राइवेसी और विसल ब्लोअर एक्ट, ये ऐसे मुद्दे हैं जो कभी भी आपके एग्जाम में आपसे दोबारा पूछे जा सकते हैं। तो थोड़ा सा इस केस को देखना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट भी है और ये ऐसा है कि इससे कभी भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि डेटा सिक्योरिटी का भी मुद्दा यहाँ पे है। हाँ, सेम यही केस पूछा जाए ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ। तो एडवर्ड स्नोडेन जो एक कंप्यूटर विशेषज्ञ और पूर्व CIA प्रशासक थे, ने सरकारी निगरानी कार्यक्रमों के अस्तित्व के बारे में प्रेस को सरकार की गोपनीय दस्तावेज जारी कर दिए। उनके कृत्य ने 1971 के जासूसी अधिनियम स्पोनेज एक्ट का उल्लंघन किया, जो राज्य के रहस्य को लीक करने को राजद्रोह के कृत्य के रूप में पहचानता है। फिर भी इस तथ्य के बावजूद कि उन्होंने कानून तोड़ा,
स्नोडेन ने तर्क दिया कि उनके पास कार्य करने का एक नैतिक दायित्व था। उन्होंने अपनी विसल ब्लोइंग के लिए यह कहते हुए औचित्य दिया कि उनका कर्तव्य जनता को उस चीज के बारे में सूचित करना है जो उनके नाम पर की जाती है, वह जो उनके विरुद्ध की जाती है, जो उनके नाम पर की जा रही है, उनकी सिक्योरिटी के नाम पर करी जा रही है, लेकिन फिर भी उनके विरुद्ध है। स्नोडेन के अनुसार गोपनीयता के सरकारी उल्लंघन को वैधता की परवाह किए बिना, लीगैलिटी की परवाह किए बिना उजागर किया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ सामाजिक कार्रवाई और सार्वजनिक नैतिकता के अधिक ठोस मुद्दे शामिल थे। कई लोग स्नोडेन से सहमत थे। कुछ ने तर्क दिया कि उन्होंने कानून तोड़ा है और राष्ट्र की सुरक्षा के साथ समझौता किया है। तो यहां पे आपको ये बताना है कि स्नोडेन के कार्य नैतिक रूप से उचित थे, भले ही वह कानूनी रूप से प्रतिबंधित थे। अब इसके पक्ष और विपक्ष दोनों में आपको तर्क देने हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं, पहले इस केस स्टडी को समझते हैं। पक्ष और विपक्ष में तो तर्क आपसे अब आगे मांगेगा भी नहीं, पर यहां हमें इस केस को समझना बड़ा जरूरी है। आज के वक्त में एडवर्ड स्नोडेन यूएस से भागे हुए हैं और रूस ने इन्हें शरण दी है। तो ये क्या केस था, पूरा इसको समझते हैं। एक बार थोड़ा सा इस पे जाते हैं, इस पे चर्चा करते हैं। एडवर्ड स्नोडेन सीआईए के एजेंट थे, और जैसे हमारे यहाँ पे आईएएस आईपीएस होते हैं, वैसे एक अधिकारी थे, एक एडमिनिस्ट्रेटर थे। जब वो सीआईए में काम कर रहे थे तो उन्हें बहुत बड़े पैमाने पर कुछ डॉक्यूमेंट्स को लीक कर दिया गार्जियन और वॉशिंगटन पोस्ट में, और इन डॉक्यूमेंट्स ने अमेरिका की सारी हरकतों की पोल खोल दी। अब क्या था इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर? अब देखिए, इन्होंने कुछ सीक्रेट, कुछ गोपनीय डॉक्यूमेंट, दस्तावेज लिंक करे, नॉर्मल हम इन इंग्लिश में मिक्स करके चलते हैं, जिसमें एक था प्रिज्म प्रोग्राम के बारे में। अब ये प्रोग्राम क्या था? ये प्रोग्राम ये था कि जो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी अमेरिका की है, वो बिना किसी के वारंट के, बिना किसी की जानकारी के और परमिशन के गूगल, एप्पल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वहां से लोगों का डाटा इकट्ठा कर रहे थे। मतलब आप अपने देश के, अपने राज्य के, शहर के, गांव में, अपने घर में बैठ के क्या खा रहे हैं, ये आपसे कोसों मील बैठे अमेरिका में उनकी सीआईए एजेंसी को पता है। अगर आपने वो पोस्ट कर दिया तो पहली चीज तो ये, तो मतलब बहुत बड़े पैमाने पर दुनिया भर के लोगों का, क्योंकि लोग फेसबुक यूज करते हैं, एप्पल यूज करते हैं, ग्लोबल ये कंपनीज बन चुकी हैं, तो इनका जो पूरा का पूरा डाटा है वो यूएसए के सीआईए के पास जा रहा था। दूसरा, आप कहाँ कॉल कर रहे हैं, किससे बातचीत कर रहे हैं, सारे कॉल्स का मेटा डाटा जो भी था, मेटा डाटा बेसिकली बोलते हैं, मास सर्विलेंस, एक बहुत बड़ा निगरानी तंत्र बनाया गया था। और इसी के तहत, मतलब कहते हैं ना, अमेरिका के दोस्त कौन और मतलब दुश्मन कौन, कुछ समझ में नहीं आता। एंजेलिना मार्कर, उनके फोन टैपिंग की भी उस समय पे खबरें आई थी कि अमेरिका उनका फोन टैप कर रहा है, और इस तरीके से लोगों का, जनता का, आम जनों का डाटा ले जाना लोगों की निजता का उल्लंघन है, राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है, जैसा पुट्टुस्वामी केस में कहा गया। ठीक है, तो ये अपने आप में गलत है। अब मैंने राइट टू प्राइवेसी की जब बात करते हैं हम लोग, मैं यहाँ पे आप लोगों से ये बात जरूर डिस्कस करना चाहूंगी, क्योंकि मुझे डाटा कितना जरूरी है ये मुझे खुद तब समझ में आया जब मैंने एक्चुअली एक डॉक्यूमेंट्री और एक वेब सीरीज इस पे देखी थी, असुर। असुर वेब सीरीज में जो खलनायक है, जो विलन है, वो प्रोजेक्ट अश्वत्थामा चलाता है। आप सब लोगों ने हो सकता है ये वेब सीरीज देखी हो। मुझे लगता है कि इस वेब सीरीज में, मतलब इस वेब सीरीज को देखने के बाद पर्सनली मेरा तो दिमाग हिल गया एक बार कि कैसे डेटा उपयोग कर लिया जाता है। शायद उससे पहले मैं भी
इतना नहीं समझ पा रही थी, जानते थे पर उतना नहीं समझते थे। जनरली जब हम डेटा की बात कर रहे हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा राइट टू प्राइवेसी के बारे में सोच पाते हैं, पर इसका एक दूसरा आयाम भी है। आजकल आप जानते हैं, आप सबको ये बात एकदम आराम से पता है कि जिस तरीके का इंटरनेट पे आप कंटेंट कंज्यूम करते हो, इनके कुछ इस तरीके के मतलब होते हैं ना कि एल्गोरिदम होते हैं कि ऐसा ही कंटेंट आपके पास आना शुरू हो जाता है। फर्ज कीजिए कि एक देश का डाटा, मतलब कि वहां के लोग क्या खाते हैं, क्या सोचते हैं, क्या पहनते हैं, क्या करते हैं, क्या समस्या है, किसका ब्रेकअप, किसका रिलेशनशिप, ये सब अमेरिका में पता है। मतलब आपका सारा डाटा अमेरिका में पता है। आप हो सकता है कि शायद ये सोचें कि अगर मेरी फोटो ले भी ली, मैं कहाँ आ रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, ये पता चल भी गया, तो उससे फर्क क्या पड़ता है। मतलब भाई, अगर बहुत ज्यादा जरूरत है तो जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, हमारे सिक्योरिटी के नेटवर्क्स हैं, या फिर जो मतलब कुछ अमीर लोग हैं, भाई उन्हें हो सकता है डर हो। हमारा तो अगर पता भी चल गया तो क्या डर। डर है, और बहुत बड़ा डर है। और डर क्या है कि अगर मान लीजिए, फर्ज कीजिए कि आप युवा हैं, 4-5 घंटे आप डाटा कंज्यूम करते हैं, आप नेट पे बिताते हैं। अगर अमेरिका ये चाहता है कि जो अभी इस वक्त आपके देश में सरकार है, वो सरकार हट जाए और दूसरी सरकार आ जाए, तो कैसे इस डाटा की सहायता से वो आपके सोचने समझने की शक्ति को भी छीन सकता है, आपको आपके कहते हैं ना मान ब्रेन को हाईजैक कर सकता है। और ये कैसे होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल आपको देती हूँ। लेटेस्ट फोन आते हैं, लेटेस्ट ड्रेसेस आती हैं। ऐसा क्यों होता है कि मतलब जब फैशन में कोई चीज आती है तो अपने आप ही बड़े पैमाने पे लोग उसको फॉलो करने लग जाते हैं। अगर मान लीजिए कि आप सब लोगों के हाथ में जो फोन है उसमें फिक्स वो ही डाटा आएगा कि ये गवर्नमेंट तो खराब है, और दूसरी गवर्नमेंट जो शायद वास्तव में बहुत खराब हो, जो देश के लिए सही ना हो लेकिन अमेरिका के लिए सही हो, वो अगर आपके ऊपर राज करेगी, तो आप सब लोगों के दिमाग में ये फीड कर दिया गया है बार बार उस एल्गोरिदम से कि ये गवर्नमेंट खराब है और जो गवर्नमेंट हमें चाहिए वो गवर्नमेंट सही है। तो यानी कि डेटा इतनी क्षमता रखता है जो आप कंज्यूम करें कि यह आपके विचारों पर भी कब्जा कर सकता है, आपके सोचने समझने की शक्ति छीन सकता है। तो अगर किसी देश को किसी तरीके से, किसी देश दूसरे देश से सरकार हटानी है, कुछ इस तरीके का काम करना है, तो वहां के इंटरनेट को हाईजैक कर लीजिए, वहां के डाटा को हाईजैक कर लीजिए, लोग खुद खड़े हो जाएंगे और सरकार गिरने जैसी नौबत आ जाएगी। तो कितना खतरनाक। और इसीलिए कहा जाता है कि अब अगली जो मतलब हमारी जो युग आ रहा है उसमें डाटा इज द पावर। और एआई का जिस तरीके से डेवलपमेंट, फास्ट पेस डेवलपमेंट हो रहा है, आपको क्या लगता है एआई में जो हम क्वेश्चंस पूछते हैं, चैट जीपीटी हुआ, ग्रॉक हुआ, जेमिनाई हुआ, वो डाटा कहाँ जाता है? वो डाटा भी, और एआई अब में क्योंकि अब जो उसके पास पीछे डाटा सेव होता है उसके बेसिस पे, मतलब होता है ना एआई भी रिफॉर्म करता जा रहा है, तो ये अपने आप में कुछ समस्याएं हमारे सामने लाता है। तो अमेरिका का ऐसा करना कितना खतरनाक हो सकता था, या हो सकता है कि ऐसा अभी भी हो रहा हो, पर मतलब सबके सामने औपचारिक रूप से अमेरिका ने अब अपना इस प्रोग्राम को बंद कर दिया है, ऐसा कहा जाता है। तो ये कितना खतरनाक था। और स्नोडेन ने जो किया वो देखा जाए तो उससे लोगों को पता चला कि हो क्या रहा है, फिर वहां के ही लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया और दुनिया भर से लोगों ने प्रोटेस्ट करा। और इसी वजह से उसी समय पे भारत में भी विसल ब्लोअर अधिनियम बनाने की मांग उठती है, बनाने की पेशकश होती है। देखिए अमेरिका में विसल ब्लोअर अधिनियम है लगभग 1989 से, 1989 से इनके पास विसल ब्लोअर एक्ट है। अब लेकिन इस एक्ट के तहत ये कहा जाता है कि अगर कोई भी अधिकारी किसी प्रकार के, अगर गैर कानूनी कोई काम हो रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है जिससे लोगों के हित को हानि पहुंच रही है,
उसे अगर एक्सपोज करता है थ्रू प्रॉपर चैनल, जो इंटरनल चैनल है, यानी कि वहां की कांग्रेस के थ्रू या वहां पे कोई और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसके थ्रू, तो उसे लीगल सेफगार्ड, लीगल प्रोटेक्शन दी जाएगी विसल ब्लोइंग एक्ट के तहत। लेकिन सीधा मीडिया में लेके जाना और सारी फाइलों को एक्सपोज करना, उसका मतलब ये था कि देश की सिक्योरिटी, उसके साथ समझौता किया गया है। आप आजकल की एपिस्टन फाइल का ही मुद्दा देख लीजिए। ये फाइल तो खैर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ही रिलीज हुई है, लेकिन कई बार कई जगह पे कहा जाता है कि एपिस्टन फाइल्स की वजह से कई देशों ने कई ऐसी प्रॉब्लम्स जहां पे उन्हें शायद प्रोटेस्ट करना चाहिए या बोलना चाहिए और वो कॉम्प्रोमाइज होकर बैठे हैं, वो नहीं कह रहे हैं। तो इस तरीके से गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स का लीक होना हो सकता है कि मोरली सही हो, पर अमेरिका के लिए उनके राष्ट्रीय हित का मुद्दा था। अब भारत में इसका क्या असर पड़ता है? भारत में इसी के चलते 2014 में विसल ब्लोअर एक्ट को नोटिफाई किया जाता है। और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि भारत में आज भी विसल ब्लोअर एक्ट पूरी तरीके से लागू नहीं हो पाया है। मैं ये कहना चाहूंगी, सही शब्द इसके लिए यही होगा। और इसीलिए आए दिन कुछ केसेस की रिपोर्ट हो जाती है और कुछ केसेस की रिपोर्ट नहीं होती। इंडिया में हर कुछ दिनों के बाद किसी ना किसी आरटीआई एक्टिविस्ट के मौत की, या कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, खोजी पत्रकार है, उसके हत्या की हमें खबर सुनने को मिलती है। तो बहुत जरूरी है ऐसे लोग जो पब्लिक के लिए, जो दूसरों के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करना बहुत जरूरी है कि उस देश के लोग ऐसे लोगों की सहायता करें, उन्हें हर तरीके से सुरक्षित महसूस करवाएं। तो अब ये केस आपने समझ लिया है अच्छे से, इस केस के क्या क्या स्पिल ओवर्स हैं, यानी कि विसल ब्लोअर एक्ट हुआ और दूसरी चीजें वो हम लोगों ने देख ली है। अब थोड़ा देख लेते हैं कि उचित होने के पक्ष में क्या तर्क हो गए। इसे थोड़ा, क्योंकि सेम ये केस स्टडी आना मुश्किल है, तो एक बार बस इससे देख लेते हैं कि विसल ब्लोअर वाला एज अ ड्यूटी ऑफ विसल ब्लोअर, और ड्यूटी ऑफ विसल ब्लोअर क्या होती है? गलत काम को उजागर करना और जनहित की रक्षा करना। अब गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी, स्नोडेन के कार्यों ने बताया कि गवर्नमेंट कैसे सर्वेलेंस रखती है, ठीक है, और इससे किस तरीके से राइट टू प्राइवेसी और फ्रीडम जो है उसका हनन होता है। और राइट टू प्राइवेसी के ऊपर पूरी दुनिया भर में इससे एक बहस छिड़ गई। मैंने बताया उसी के परिणाम स्वरूप भारत में भी विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट जो है इसकी मांग उठने लगी थी। अब स्नोडेन का उद्देश्य जनता की गोपनीयता के अधिकार की रक्षा करना था। अब उचित होने के विरुद्ध में कि यह वहां के स्पोनेज एक्ट का अधिनियम का उल्लंघन था। राष्ट्रीय सुरक्षा जो है उनका आलोचकों का तर्क है कि राष्ट्रीय सुरक्षा इससे प्रभावित हुई क्योंकि ये डॉक्यूमेंट बहुत ही सेंसिटिव या संवेदनशील थे। और कुछ का ये भी तर्क है कि भाई अगर स्नोडेन को लग ही रहा था कि कुछ गलत हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, उसके लिए वो लीगल रूट भी यूज कर सकता था। वो कानूनी ढांचे के बाहर कार्य करना शिकायतों के समाधान के लिए स्थापित प्रक्रियाओं को कमजोर करता है। कुछ ये इसके विपक्ष में है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप लोगों को अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।